हाँ जी दोस्तों, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत जबरदस्त गया होगा। जैसा भी गया, आया था चले गया। इतिहास गवाह है दोस्तों, पेपर जब आ गया आके चले गया, उसके बारे से डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आगे के पेपर पे बाधा आती है उससे। अच्छा गया बुरा गया गया। अब जो चीज जा चुकी है, जो हाथ में नहीं है, चाहे अच्छी गई हो चाहे बुरी गई हो, उसको छोड़ देना चाहिए ताकि आगे के पेपर आपके तकलीफदायक ना रहे। एंड हियर आई एम दोस्तों, आपकी लॉ की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आपके लिए जबरदस्त एक हैकाथॉन लेके आया हूं, जो इसी वीडियो के बाद मात्र और मात्र 95 मिनट्स के अंदर आपके पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, मात्र 95 मिनट्स में मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया है आपके द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये मेरे इस इंट्रो वीडियो में आपको हैकाथॉन के बारे से डिटेल मिलेगा, जरूर देखिएगा। 1.5 दिन का स्ट्रेटेजी और प्लानर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। और अगर आप कहीं अटकेंगे तो आपको मेरे YouTube के कौन कौन से प्लेलिस्ट से काम आ सकता है, मैंने पूरी लिंक सेट करके रखी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप तुरंत रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो दोस्तों मैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना आपको बताता हूं मेरे इस इंट्रो वीडियो के बाद, यानी कि मैं 1.5 दिन की आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, कौन कौन से सोर्सेस आपको यूज कर रहे हैं वो बता रहा हूं। उसके बाद एक हैकाथॉन चलेगा जो रिकॉर्डेड है। सर आप तो लाइव लेने वाले थे, मैं बिल्कुल लाइव लेने वाला था, बट मैंने ये रियलाइज किया कि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लाइव लूंगा, उस पर अगर मान लो टेक्निकल ग्लिच आ गया, कुछ लैग आ गया, वो डिस्टर्ब करता है, मैं वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। और दोस्तों मैंने नोटिस किया, मैंने सब कुछ करवा के रखा हुआ है कि भाई 9 घंटे के अंदर मेरा वन शॉट डला हुआ है, डिटेल पे मैराथन डला हुआ है, हमने हाल पे सुपर 80 लिया था, हमने हाल पे एजेंसी का मैराथन लिया था, सब यूट्यूब पे। मैंने कहा तो फिर और बेस्ट क्या कर सकते हैं इस कम टाइम में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि लास्ट मोमेंट में भी अगर आप यूट्यूब के रिविजन से ही पढ़ रहे हैं तो फिर अपन ने साल भर क्या किया, अपन ने समय में क्या किया। तो कुछ हद तक अपने को इसको यूज करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी अपने को करना चाहिए। इसके लिए मैंने एकदम 95 मिनट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टेक के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कवर कर लिए, जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे डिस्कशन के साथ। 1.5 दिन का प्लानर आपको मिलेगा और ऑलरेडी रिकॉर्डेड अपलोडेड जो कंटेंट है, जो लाइव लिए होंगे, जो अपलोड किए होंगे, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो आइए फटाफट मैं इसको शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका खुद का कोई स्ट्रैटेजी, खुद का कोई प्लान है, स्टिक टू दैट प्लान। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये बच्चों की डिमांड में मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन वाकई में अगर आपका खुद की स्ट्रेटेजी, खुद का प्लान बना हुआ है, आप अपने प्लान पे रहिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। दूसरा, आप मेरे वाले प्लान को एज अ गाइडेंस के तौर पे देख सकते हैं जब आपका खुद का प्लान है, तो कि चलो अपने प्लान को और बेहतर कर सके। और मेरी ओपिनियन में दोस्तों 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि दुनिया के कोई से भी कोने से सवाल आ जाए आपको बनेगा, सिलेबस के कोई से भी कोने से सवाल आए आपको बनेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव स्टडी इंपॉर्टेंट से जो अपन जैसे रहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट बता दो सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, वो तब अच्छा है जब आपने सिलेबस कवर किया हुआ है। तो 100% आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तैयारी में और चार चांद लगाते हैं। तो फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बिलीव करो अपने आप में कि आपने बहुत अच्छा अब तक किया है और आगे भी आप अपना बेस्ट शॉट देंगे। और मुस्कुराइए, स्माइल करिए, मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त प्लान लाया हूं। दोस्तों आप 15 मई को आप है, मैं अब तक जो प्लान बनाया था उस पर आप अज्यूम कर रहा था कि आप 6 बजे मेरे इस वाले वीडियो को देख रहे होंगे, बट मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देरी कर दिया हूं, तो आप 1 घंटे से इस प्लान को एडजस्ट कर लीजिएगा कि भाई मैंने ऐसे ही प्लान बनाया था कि 6 बजे आप ये वीडियो देखेंगे, 6:15 बजे आप 45 मिनट के अंदर कंपनीज एक्ट कवर करेंगे, वो 15 से 20 मार्क्स आपका कवर करेगा। खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आप तुरंत मेरे वन शॉट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जैसे ही आप इस पीडीएफ के यहां पे क्लिक करेंगे आपको मेरा वन शॉट मिलेगा सीधा कंपनीज एक्ट वाला, और 34 मिनट के अंदर आप पूरा कंपनीज एक्ट मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 बजे आपको मेरे हैकाथॉन के लिए जुड़ना था लाइव, बट इसको मैंने रिकॉर्डेड रखा है। क्यों? आपको मैंने रीजन ऑलरेडी बता दिया। इसकी यूट्यूब की लिंक यहां पे थी, बट ये लिंक अब काम नहीं करेगी क्योंकि इसी वीडियो के बाद ही हैकाथॉन है। आप
जहां इसको 10 बजे खत्म करने वाले थे, क्योंकि मेरा प्लान इसको 3 घंटे में करने का था, जो कि मैंने मात्र 1.5 घंटे में ही कर लिया, 95 मिनट्स में। यही समय बचाया मैंने आपका। तो आपको मैंने 10 बजे डिनर के लिए बोला था, अब अकॉर्डिंगली आप वो प्लान ऐसे सेट करेंगे। 10 बजे का जो प्लान था, अब 10 बजे तक तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा, 8:30 बजे तक हो जाएगा। तो आप 8:30 बजे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 शुरू कर लीजिएगा। मेरे साथ रिवाइज करना है तो आप 40 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहां तक आपको यह किया था कि भाई देखो, 12:30 बजे तक रात को आपका पूरा का पूरा मेरे साथ हैकाथॉन और ये सारी चीजें हो जाएगी। बट क्योंकि अब आपके पास 1.5 घंटे का शेष टाइम बचेगा, तो मान लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो अभी अपलोड देरी से कर रहा हूं, तो आप कंपनीज एक्ट देख लीजिएगा, जो भी एडजस्ट करिएगा। ये आपका प्लान है कब का? 15 मई का। 16 मई से आपका प्लान एकदम जबरदस्त चलेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। आप 6:30 बजे उठेंगे, यूनिट 1 से यूनिट 3 पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का 1 घंटे 40 मिनट कायदे से लगना चाहिए। मेरे साथ रिवाइज करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। जरूरत लगे तो ही वीडियो देखना, नहीं तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। 8:10 में ब्रेकफास्ट करो, 8:30 बजे वापस से बैठो। यूनिट 4 से यूनिट 6 1 घंटे 40 मिनट इसको भी देना है। मेरे साथ करना है तो आप बाजू में क्लिक कर सकते हो। 10:10 में आप यूनिट 7 से यूनिट 9 करो। 3 घंटे में आपको पूरे के पूरे यूनिट खत्म करने। एजेंसी का हाल पेपर ने 1 शॉट लिया था, 2 घंटे में हो जाएगा। ये रिविजन विथ मी में अगर आप जाओगे तो यहां पे आपको सारी चीजें तीनों यूनिट एक साथ मिल जाएंगे। सिर्फ एजेंसी का देखना है, क्योंकि बड़ा है, तो नीचे वाली लिंक में क्लिक करना और आपको 2 घंटे में एजेंसी खून में उतर जाएगा। मेरी गारंटी है, एजेंसी से डर भाग जाएगा। बस उसको देख लेना 2 घंटे, अगर आपको एजेंसी से डर लगता है तो। अब तक 1:10 तक आपका 45 से लेके 65 का कवरेज पूरा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, 1:10 को आप लंच ब्रेक लें, 1:45 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट करें, 3 घंटे में खत्म करें। मेरे साथ खत्म करना है 1 घंटे 20 मिनट में हो जाएगा। ब्रेक लें, इंडियन पार्टनरशिप 3 घंटे में 15 से 20 मार्क्स अंदर करें। मेरे साथ 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। 8 बजे एलएलपी पढ़े 30 मिनट में, 5 से 10 मार्क मेरे साथ में 21 मिनट में हो जाएगा। 8:30 बजे डिनर करें, 9 बजे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 30 मिनट दें, 5 मार्क्स कवर करें। यहां पे आपका पूरा 100% सिलेबस रात को 9 बजे हो जाएगा। 9:30 बजे आप ब्रेक लेंगे, बराबर है क्या? और 9:30 बजे ब्रेक लेने के बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, जिसके भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है, मेरे हैं किसी और के हैं। 12 बजे आप सो जाइए। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये एक स्टैंडर्ड प्लान है, आपका खुद का प्लान है तो आप करना। किसी को रात को ज्यादा देर तक जागने की आदत होती पढ़ने की, कोई सुबह तक पढ़ता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। अब ये वाला जो प्लान है 17 तारीख का, जब आपका लॉ का एग्जाम है, ये ऑप्शनल प्लान है। आप सुबह से 6 बजे उठ जाइए और आप सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। ये 2 काम आपका करेगा। एक तो आपके रिवीजन हो जाएंगे सारे के सारे कंसेप्ट, क्योंकि आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो रिवीजन तो होगा, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉलिश होते जाएंगे। कहीं से भी सवाल बने आपको बनेगा। अब ऑलरेडी अपलोडेड कंटेंट जो यूट्यूब पे है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है? तो दोस्तों, मैराथन अगर आपको देखना है थोड़ा डिटेल में, कहीं आप अटक रहे हैं, आप मैराथन की प्लेलिस्ट में क्लिक करें। आपको 9 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 7 चैप्टर अगर कवर करने हैं, आप 9 घंटे वाले उस पे लिंक पे क्लिक करें, आपको 9 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सुपर 80 देखना है यहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर के, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट टेक के। यहां पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट टेक के आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के हिसाब से जो जो नए नए क्वेश्चन थे वो हैकाथॉन में डाले। इसके पहले भी मैंने कुछ सेशन लिए थे जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट टेक के साथ साथ बाकी के भी थे। सुपर 80 भी है, कॉन्ट्रैक्ट टेक का अलग से पुराने प्लेलिस्ट। 1 शॉट देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो सारी यूजफुल लिंक दे दी है, आप देख सकते हो। इस हैकाथॉन का लुफ्त उठाए, इस प्लान का लुफ्त उठाएं जबरदस्त। अगर आपके खुद के प्लान नहीं थे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान है, आप इसको फॉलो करें। कल रात को 9 बजे तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। आप अगले दिन आराम से उठ के, बराबर है क्या? देखो यहां पे 9 बजे तक सिलेबस हो गया, 12 बजे तक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख के सो जाएं। अगले दिन से आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पलटाते जाए, क्वेश्चन बैंक से रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बट 17 मई का ऑप्शनल प्लान है, आपको और कुछ रिवाइज करना है कि भाई चल एक बार कॉन्ट्रैक्ट पूरा देख के चले जाता हूं, वो ऑप्शनल प्लान है, आपकी मर्जी। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चलेगी। मैं बताना चाहता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप रखा हुआ है। आप मेरे स्टूडेंट हो चाहे ना हो, मैं वहां पे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी हूं। नीचे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे पर्सनली एक्टिव रहूंगा, और आप मेरे स्टूडेंट हो चाहे ना हो, मैं आपको वहां पे साथ दूंगा। दोस्तों दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं मेरे एफर्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद हैकाथॉन चलेगा, आप उस हैकाथॉन को एंजॉय करेंगे।
बताएंगे मुझे आपको कैसा लगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत 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 जबरदस्त जाएगा। दिस एट CS अर्जुन चावड़ा साइनिंग ऑफ, बट यू एंजॉय द हैकाथॉन। टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विथ अवर पावरफुल हैकाथॉन। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टेक के यूनिट नंबर 1 से। एज यू ऑल नो, मैं सबसे पहले बोलता हूं कि भाई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। पहले भी सवाल पूछे, आगे भी सवाल पूछ सकते। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, रमेश वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। नवंबर 2018 पे इसको पूछा गया था। आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते। भाई रमेश अपने वाइफ को वादा करता है, भाई तेरे 30th बर्थडे में मैं तो कुछ 50,000 रुपए दूंगा। उसकी वाइफ बोलती भाई प्यार करते हो तो इस बात को लिख के दे दो। वो लिख के दे देता है, राइटिंग भी हो जाता है, रजिस्टर भी हो जाता है। और 30th बर्थडे में रमेश भाई साहब 50,000 रुपए नहीं देते, तो क्या होगा? सबको ऐसा लगता होगा कि सर राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है और नियर रिलेशन में है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो 25/1 के हिसाब से हाँ सर लाली सूट फाइल कर सकती है। कृपा करें, हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, 25/1 बस इतना बोलता है कि अगर ये चारों शर्त पूरी होगी तो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा बिना कंसीडरेशन के भी। सवाल आपको ये नहीं पूछा है कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है, सवाल ये पूछ रहा है बताइए लाली सूट फाइल कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फाइलिंग अ सूट डिपेंड्स अपॉन द इन्फोर्सेबिलिटी की, क्या ये इन्फोर्सेबल है? नाउ इन्फोर्सेबिलिटी के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए। क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। साफ लिखा हुआ है, प्यार मोहब्बत वाले इंटेंशन से बताए हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता होगा सर राइटिंग और रजिस्टर्ड है तो इंटेंशन तो होगा ही ना। बेटा रेगुलर क्लास डिटेल में कभी आप मेरे से ले पाएंगे तो जरूर आपको समझाऊंगा कि राइटिंग रजिस्टर हो जाने से इंटेंशन साबित नहीं होता। तो कृपा करें, सवाल ऐसा पूछता अगर क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है बिना कंसीडरेशन के, तो हम बोलते हैं हाँ 25/1 के हिसाब से वैलिड है, राइटिंग है, रजिस्टर्ड है, नियर रिलेशन में है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। बट क्योंकि सवाल यहां पे ये पूछा है कि क्या लाली सूट फाइल कर पाएगी, क्या सूट फाइल करने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए जो यहां पे मिसिंग है, तो लाली सूट तो फाइल नहीं कर पाएगी। हाँ सवाल ये पूछता कि एग्रीमेंट वैलिड है, तो हम बोलते हैं हाँ एग्रीमेंट वैलिड है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा के ऊपर क्वेश्चन है। राधा अपने फ्रेंड्स को बोलती है भाई साहब 7:30 बजे आ जाइएगा, 1 जनवरी को मेरा बर्थडे है, हाई फाई रेस्टोरेंट में बहुत लोग को इनवाइट करती है, उसमें से सारे फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अटेंड करेंगे, और राधा 5,000 रुपए भी डिपॉजिट कर देती है पार्टी के लिए, क्या ताकि रेस्टोरेंट वाले तैयारी करें। अब उसमें ऐसा है कि 3 लोग उन 10 लोगों में से नहीं आते हैं, 3 among 10 डिड नॉट टर्न अप। क्या राधा इसके लिए उनको सूट फाइल कर सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये एक प्रकार का सोशल गैदरिंग था, आप अपने बर्थडे पार्टी में बुला रहे थे। लेकिन इस पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि मान लीजिए राधा अगर कहती है, राधा कहती नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि मान लीजिए राधा इस हाई फाई रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आई थी, राधा इस हाई फाई रेस्टोरेंट में एक न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज की है बकायदा 1 जनवरी को, और बोलती है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी है, 10 के 10 लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना खर्चा आएगा, फिलहाल के लिए मैं 5,000 रुपए देके बुकिंग कर देती हूं, आप लोग जब आएंगे बाद में मुझे दे दीजिएगा पैसे। नाउ यहां पे एक प्रकार का कमर्शियल एंगल आ गया है। अब तक बर्थडे पार्टी में बुला रही थी, अब कमर्शियल एंगल आ गया कि अब वो एक ऑर्गेनाइज कर रही है न्यू ईयर की पार्टी जिसपे सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा सौदा हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज हैविंग अ कमर्शियल एंगल, और कमर्शियल एग्रीमेंट में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। तो अगर ये न्यू ईयर की कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती तो राधा सूट फाइल कर सकती थी, लेकिन क्योंकि बर्थडे पार्टी वाला एक सोशल अरेंजमेंट है, आप वहां सूट फाइल नहीं कर पाओगे, तो जो सूट फाइल करना है बर्थडे पार्टी के लिए नहीं होगा, आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी न्यू ईयर पार्टी के लिए हो जाएगा। मैं फटाफट दोस्तों आगे बढ़ता हूं। मैं बताना चाहता हूं यूनिट नंबर 1 पे गिनती में आपको बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं। पहला तो भाई साहब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दूसरा ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर, तीसरा ऑफर और उसके लीगल रूल्स में कहीं से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, और एक्सेप्टेंस के भी लीगल रूल से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है तो ऐसे ही सवाल, जैसे कि भाई जनरल ऑफर है, एडवर्टाइजमेंट किया था, वहां पे रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया तो जनरल ऑफर हो जाता है। कोई भी पार्टी उस जनरल ऑफर की शर्त को एक्सेप्ट करके
कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, डीम्ड एक्सेप्टेंस उसको बोलते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 8 के अंदर कवर होता है। तो गिनती में अगर बात करें तो इंटेंशन, ऑफर और उसके लीगल रूल्स, एक्सेप्टेंस और उसके लीगल रूल्स, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 8 एंड डन। यही इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक है। मोटा मोटा अगर इंस्टीट्यूट अगर इस पे से सवाल पूछ सकता है तो कौन से टॉपिक से पूछेगा? वो जो कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन है ना, टैसिटली, यानी कि भाई आप होटल रूम पे गए, आपने किराया पटाया होटल रूम का, आपको जो रसीद मिली उसके पीछे लिखा हुआ था कि कोई भी सामान चोरी होगा गेस्ट का तो हम जिम्मेवार नहीं है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन टैसिटली। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकता है, क्योंकि एक भी सवाल आज तक इसके ऊपर आया नहीं, बट उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आते हैं फटाफट इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर के अंदर। अब इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर के अंदर अपने को क्या बोलता है दोस्तों? देखो भाई साहब, शॉपकीपर ने एक दुकान पे लगाया था एक डमी, खूबसूरत सी लड़की थी एकदम, एक बंदी है लवली नाम की, उसको ये ड्रेस पसंद आता है, वो तुरंत जाती है, जितना भी उसमें पैसा लिखा रहता है उस ड्रेस में, वो शॉपकीपर को बोलती है और ये लो, ये पैसे लो और मेरे को ये ड्रेस दे दो। शॉपकीपर बोलता है मैडम ये ड्रेस आपको मैं नहीं दे सकता। लवली बोलती है आपने ऑफर किया, आपको देना पड़ेगा। भाई साहब ये इन्विटेशन टू ऑफर है। एडवर्टाइजमेंट, मेनू कार्ड, प्राइस टैग, इन सबको इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। जस्ट बिकॉज एक डमी लगा हुआ है, उस पर एक अच्छा कपड़ा है, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, इसका यह मतलब नहीं वो ऑफर कर रहा है, वो आपको इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है। आप जाके उनको ऑफर कर रहे हो कि लो भाई 2000 रुपए ले लो और मुझे दे दो, तो शॉपकीपर रिफ्यूज कर सकता है। लाली आपकी एडवाइस मांग रही है कि क्या वो उसको कंपेल कर सकती है कि तुमको ड्रेस देना ही पड़ेगा? नहीं लाली जी, सॉरी नहीं लवली जी, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, तो आप शॉपकीपर को कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। एक शंभू दयाल वाला क्वेश्चन है। सुपरमार्केट में जाते हैं शंभू दयाल जी, एक सेल्फ सर्विस शुरू करते हैं शंभू दयाल जी, एक सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट। वहां पे श्रीमती प्रकाश आती है और अपने बास्केट में कुछ सामान डालती है और काउंटर में जाती है, सामान दे दीजिए। यहां पे जो शंभू दयाल जी हैं वो मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि भाई मैं आपको ये सामान नहीं बेचूंगा। क्या श्रीमती प्रकाश उनको कंपेल कर सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट खोल रहे हो, कोई सामान उठा के आपके पास काउंटर में ला रहा है, ये ऑफर है, वो आपको ऑफर दे रहा है कि मैं खरीदना चाहता हूं करके, वो सुपरमार्केट वाला आपको ऐसे सजा के ऑफर नहीं दे रहा है। तो यहां पे भी श्रीमती प्रकाश जो है वो कंपेल नहीं कर सकती शंभू दयाल को, क्योंकि ये भी इन्विटेशन टू ऑफर है। अब अजीत नाम का एक बंदा है, वो एक बुक शॉप के अंदर जाता है, उसको एक बुक पसंद आती है, 95 रुपीज की रहती है। अजीत 95 रुपीज देता है और बुक वाले को बोलता है बुक दे दो। वो कहता है सर ये बुक बेचने के लिए नहीं है। तो क्या अजीत उसको कंपेल कर सकता है? क्या बुक सेलर बाउंड है सेल करने के लिए? अगेन नो। ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर। अब ये एक्सेप्टेंस के ऊपर एक सवाल आता है। एक्सेप्टेंस में क्या सवाल है, ध्यान से समझना। राहुल नाम का एक व्यक्ति है, सुपरमार्केट जाता है, एक वॉशिंग मशीन दिखती है जिसपे लिखता है 3000 रुपए का डिस्काउंट है और 15000 में आपको मशीन मिल जाएगी। राहुल भागा भागा जाता है, कहता है ये लीजिए 15000 रुपए, मेरे को वॉशिंग मशीन दे दीजिए। अब जो शॉपकीपर है वो कहता है सर सॉरी, ये जो 3000 रुपए का आपने डिस्काउंट देखा कि 3000 का डिस्काउंट और 15000 में मशीन, ये सिर्फ डिस्काउंट कल तक था, आज आपको पूरा 18000 देना पड़ेगा। अगेन क्या राहुल कंपेल कर सकता शॉपकीपर को कि आपको 15000 में देना पड़ेगा? नहीं भाई साहब। अगेन एक प्राइस टैग था जिसमें लिखा था 18000 की चीज 3000 में डिस्काउंट में 15000 में, बिल्कुल कंपेल नहीं कर सकता। ये इनविटेशन टू ऑफर है। अब देखो एक असीम नाम का एक बंदा है, ये एडवोकेट है, इसकी जो है कार गुम जाती है, ये एडवर्टाइजमेंट करता है कि जो भी मेरी कार को खोज के लाके देगा मैं 10,000 रुपए का रिवॉर्ड दूंगा। एक विक्रम नाम का व्यक्ति है, वो उसकी कार का पता उसको बताता है। अब जैसे ही विक्रम ने पता बताया, विक्रम को 10,000 मिलने चाहिए, लेकिन असीम यहां पे कहता है कि भैया एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अगर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको एक याद होगा, एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन टू ऑफर है, बट जब आप रिवॉर्ड अनाउंस कर देते हो किस पे, एडवर्टाइजमेंट में, तो इसको बोला जाता है ये जनरल ऑफर टू क्या है, पब्लिक है। और कोई भी पर्सन उस जनरल ऑफर की कंडीशन को कंप्लाई करते हुए डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यहां पे विक्रम का हक बनता है कि वो 10,000 रुपए किससे मांग सकता है, असीम से मांग सकता है। ठीक है सर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस के ऊपर सवाल रहेगा।
एक्सेप्टेंस के ऊपर प्रथम वाला, इसके ऊपर वाला एक्सेप्टेंस के लिए तो नहीं था, नहीं, हाँ ये इनविटेशन टू ऑफर वाला था। मैं फटाफट आपको लेके चलता हूं एक्सेप्टेंस में। ये बात करता है एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट। अनऑथराइज्ड पर्सन अगर एक्सेप्टेंस देगा उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूं। प्रथम है वो जॉब के लिए अप्लाई करता है किसी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसको डिसाइड करती है अपॉइंट करने के लिए। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक मेंबर प्रथम को सीक्रेटली इंफॉर्म कर देता है कि भाई तेरे को अपॉइंट करने वाले, लेकिन कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता है। बाद में जो मैनेजमेंट है वो किसी और को अपॉइंट कर लेती है। अब प्रथम बोलता है भाई आपने मेरे पेट पे लात मारा है, कैंसिल किया मेरा अपॉइंटमेंट, मेरे को एक्सेप्टेंस देने के बाद। अरे भाई साहब आपको एक्सेप्टेंस दिया किसने था? ऑफिशियल पर्सन ने दिया था क्या? नहीं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने दिया था क्या? नहीं। एक मेंबर ने अनऑफिशियली सीक्रेटली दोस्ती के नाते आपको बोल दिया था। तो एक्सेप्टेंस बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर आपको सवाल बन सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन कैन नॉट बी कंक्लूडेड इन अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ऑथराइज पर्सन से होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और प्रथम बिल्कुल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सूट फाइल नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 एक ही सेक्शन से कवर हो जाएगा। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। ए नाम का एक सेक्रेटरी है, वो बी को ऑफर करता है अपनी सोसाइटी के ऑफिस में बैठा के। ए एक सोसाइटी का क्या है, सेक्रेटरी है, बी को बैठाता है और बी को बोलता है बी 750 पाउंड में मैं तेरे को एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, आप पाउंड को 750 रुपए कंसिडर करिएगा। बी अगले ही दिन 3:30 बजे अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। क्यों पोस्ट करता है? बी किसी दूसरे टाउन पे रहता है तो अपने गांव जाता है और गांव से जाके इसको दे देता है कि ले भाई मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं 750 रुपए का। ठीक है। अब आपको अगर पता होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेक्शन नंबर 4 बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। सेक्शन नंबर 4 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि जो ए है, जो ऑफरर है, एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जैसे ही ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ 3:30 बजे, ए जो ऑफरर था इसके खिलाफ हो गया ये एक्सेप्टेंस। अब ए अपना ऑफर को वापस से रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो ए है, जो सोसाइटी का बंदा है, इन्होंने क्या किया, अपने ऑफर को रिवोक किया। 1 बजे रिवोकेशन भेजा। जैसे 3:30 बजे बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा, वैसे 1 बजे सोसाइटी ने लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा। ये जो 1 बजे भेजा लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये बी को मिलता है 5:30 बजे। सवाल ये आता है सर 5:30 बजे बी को रिसीव हो रहा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर, लेकिन क्या सर 3:30 बजे उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया था? आंसर इज यस। सेक्शन 4 बोलता है जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जाएगा खत्म बात, अब ऑफरर अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो भाई साहब जब 5:30 बजे उसके पास आपने लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा, तब तक उसके पहले वो 3:30 बजे एक्सेप्टेंस पोस्ट कर चुका था। तो क्या वैलिड माना जाएगा? भाई साहब एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। अगर रिवोकेशन वैलिड आपको मानना था या मानना है, तो आपने जो 1 बजे लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा है, वो इस 3:30 बजे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले मिस्टर बी को मिल जाना चाहिए था, तो जाके आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड होता। बट आपका जो रिवोकेशन ऑफ ऑफर है वो 5 बजे, 5:30 बजे मिला, जब ऑलरेडी उसने 3:30 बजे अपना एक्सेप्टेंस दे दिया था। यानी कि आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर उसके नॉलेज में 5:30 बजे आया, जब उसने ऑलरेडी 3:30 बजे एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रखा था। एक्सेप्टेंस वैलिड है सेक्शन 4 के हिसाब से, और रिवोकेशन जो है वो इनवैलिड है सेक्शन 5 के हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 5 बोलता है आपको रिवोकेशन करना है एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले रिवोक करना है, यानी कि 3:30 बजे के पहले आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर चले जाना था। 4 भी कवर हो गया, 5 भी कवर हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे 4 और 5 की पूरी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है सर, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं दोस्तों फटाफट।
अब ये क्वेश्चन सितंबर 24 में आया था 2 मार्क्स के लिए। यहां पे हुआ था मिस्टर ए जो है ये 25 चेयर ऑफर करते हैं बी को 1500 रुपए में 12 फरवरी 2024 को। फिर ए जो है प्रॉमिस करते हैं बी को कि भाई मैं ना 15 फरवरी 2024 तक ऑफर ओपन करूंगा, यानी कि 12 को ऑफर किया, बोले 15 तक मैं इसको ओपन रखूंगा। लेकिन अगले ही दिन ये सी को 1700 रुपए में चेयर बेच देते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ मिस्टर बी। बी को बताते भी नहीं है। अब बी ने अपना कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का भेजा 14 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद, और बी को यही लग रहा था 15 तारीख तक तो ऑफर ओपन रहेगा। तो बताइए क्या मिस्टर बी जो है वो डैमेज क्लेम कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। ये आपके मॉड्यूल पे ही लिखा हुआ है कि भले ऑफरर ने बोला था कि एक स्पेसिफिक टाइम तक ऑफर आपका ओपन रहेगा, लेकिन सेक्शन 5 बोलता है आप कभी भी उसको रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस के पहले। तो उस हिसाब से ए का सी को 1700 रुपए में बेचना इज अ रिजेक्शन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, और बी कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप कभी भी कर सकते हो अपने ऑफर को, इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। भले डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बोला था कि भाई 15 तारीख तक ऑफर ओपन करके रखेंगे, लेकिन उसके पहले दे दिया, इसको वैलिड रिवोकेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आपको नाना प्रकार के सवाल पूछ सकता है। मैं एक एक करके आपको एग्जांपल बताता हूं। एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी अपने टिकट के पीछे लिखती है कि कोई भी लगेज अगर पैसेंजर का घूमता है हम जिम्मेवार नहीं है। रेलवे अपने टिकट के पीछे लिखता है कोई भी सामान पैसेंजर का घूमता है हम जिम्मेवार नहीं है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे लिखती है ट्रांसपोर्ट करते वक्त आपका जो भी सामान अगर टूट जाता है, घूम जाता है, हम जिम्मेवार नहीं है। और जितनी भी बातें कि रेलवे के अंदर एक क्लॉक रूम है जहां पे आप अपने सामान रखते हो, उसकी रिसीट पे लिखा है कि भाई हम जिम्मेवार नहीं रहेंगे अगर आपका सामान घूमेगा तो। जितनी भी बातें इन रिसीट पे लिखी हुई है, पीछे लिखी हुई है, क्या जो रसीद के नीचे पीछे ये स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन जो बिना बोले आपने कम्युनिकेट की है, क्या इसके लिए आपने कोई रीजनेबल नोटिस दिया? रीजनेबल नोटिस देने का मतलब यह होता है रिसीट के फ्रंट पेज में, फ्रंट में आपको लिखा होना चाहिए प्लीज टर्न ओवर टू सी द टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द बैक, प्लीज टर्न ओवर। ऐसे कुछ शब्द लिखे होने चाहिए जिससे आप उस कस्टमर का, उस पर्सन का ध्यान पीछे बटाना चाहते हैं कि भाई देख ले कुछ स्पेशल कंडीशन है। जब तक रिसीट के फ्रंट पेज में टर्न ओवर नहीं लिखा है, सी बैक फॉर कंडीशन नहीं लिखा है, प्लीज टर्न ओवर नहीं लिखा है, माना जाएगा कि स्पेशल कंडीशन आपको रीजनेबल मैनर में कम्युनिकेट नहीं है और आप उससे बाउंड नहीं होंगे। लेकिन अगर उसमें ऐसा लिखा है तो कस्टमर उससे बाउंड रहेगा। और एक बात ध्यान रखें, ये सारी शर्तें एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बतानी, यानी कि रसीद पे लिखी होनी चाहिए। अगर आप बाद में इसको बताते हो तो आप लायबल नहीं हो। एग्जाम्पल, मैंने होटल पे एक रूम बुक किया, मेरे को कोई स्पेशल कंडीशन नहीं बताई गई, मैं पैसे पे किया, मेरे को रसीद मिली, वहां पे कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, मैं पूरा पैसा पे करके कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं। अब जैसे ही मैं होटल के रूम पे जा रहा हूं, दरवाजा खोल रहा हूं तो लिखा है गेस्ट का सामान अगर घूमेगा तो गेस्ट स्वयं ही जिम्मेवार है, होटल मैनेजमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्पेशल कंडीशन मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलिए मैं इससे बाउंड नहीं हूं, अगर सामान मेरा घूमेगा मैं होटल मैनेजमेंट से वसूल सकता हूं। ऐसी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पहले पूरा लगेज ले लिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और बाद में अपने कस्टमर को मैसेज करती है कि अगर रास्ते में सामान घूम जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अरे ये बात जब आपको सामान दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तब बतानी चाहिए थी ना। बाद में अगर आप स्पेशल कंडीशन बता रहे हो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, इसके लिए कस्टमर बाउंड नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूट ने आज तक इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा है, बट मेरे को एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है इंस्टीट्यूट कोई मसाले वाले टॉपिक कभी नहीं छोड़ा है, इनमें से सवाल बन सकता है। ध्यान से एक बार इसको पढ़ के जाइएगा दोस्तों। लेट अस मूव। अब एक ये वाला जो सवाल है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट के साथ होता है कोलेटरल ट्रांजैक्शन। कोलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है भाई? देखो, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, ये वॉइड है। एक माइनर ने मेरे से 50,000 रुपए मांगे, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं शर्मा जी से लेके देता हूं। मैंने कहा शर्मा जी 50,000 रुपए दीजिए, शर्मा जी ने 50,000 दिए। अब मैं यही 50,000 रुपए माइनर को दे रहा हूं। तो देखो, ये हो गया मेन एग्रीमेंट जो मैं और माइनर ने एंटर किया, ये वॉइड है क्योंकि मैं माइनर को पैसे दे रहा हूं, माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, ये मेन एग्रीमेंट है, वॉइड है।
इस मेन एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए जो मैंने कोलेट्रल एग्रीमेंट किया, संबंधित एग्रीमेंट किया, शर्मा जी से 50,000 रुपए लिए, मेन एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए जो कोलेट्रल एग्रीमेंट किया, मेन एग्रीमेंट तो वॉइड है, क्या कोलेट्रल भी वॉइड होगा? द आंसर इज नो, कोलेट्रल वैलिड होगा। अरे भैया शर्मा भी मेजर है, मैं भी मेजर हूं, शर्मा तो मेरे को पैसे दे रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर मान लो शर्मा को पता है कि आप ये पैसा माइनर को दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, कोलेट्रल एग्रीमेंट वैलिड है, मेन एग्रीमेंट वॉइड है। तो अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड रहता है तो कोलेट्रल एग्रीमेंट में इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैलिड रहेगा। लेकिन मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल है तो कोलेट्रल एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। एग्जांपल, मैंने एक राहुल नाम का व्यक्ति है, मैं कह राहुल तेरे को मैं 50 लाख रुपए दूंगा, जाके सुधीर शर्मा का मर्डर करके आ जा। राहुल बोलता है तुम 50 लाख का बंदोबस्त करो, मैं सुधीर शर्मा को मार के आता हूं। राहुल चले गया सुधीर शर्मा को मारने के लिए, चले गया। अब ये मेन एग्रीमेंट है भाई साहब, मैंने इलीगल पर्पस के लिए किया, ये तो इलीगल है, तो बाय डिफॉल्ट वॉइड है। अब इसको 50 लाख देने के लिए मैं मिस्टर भल्ला के पास गया, मैं कहा मिस्टर भल्ला 50 लाख रुपए चाहिए। अगर मिस्टर भल्ला को मैं ये बता देता हूं कि ये 50 लाख रुपए मैं दूंगा राहुल को, क्योंकि राहुल को मैंने मर्डर करने बोला सुधीर शर्मा का, बराबर है क्या? तो मेरे और भल्ला के बीच में भी ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा। क्यों? अभी क्यों वॉइड होगा सर? पहले तो आपने नहीं किया था। अरे पहला वाला वॉइड एग्रीमेंट था, मेन एग्रीमेंट पहला वाला वॉइड था, अभी मेन एग्रीमेंट इलीगल है, मैं सुपारी दिया किसी को मारने के लिए। तो मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल है, मेरे राहुल का बीच में, मैंने राहुल को सुपारी दी 50 लाख दूंगा, सुधीर शर्मा को मार के आ जा, तो राहुल और मेरे बीच का एग्रीमेंट इलीगल है। इस इलीगल एग्रीमेंट के संबंध में मैं मिस्टर भल्ला से जो पैसे ले रहा हूं वो भल्ला को पता है, वो वॉइड हो जाएगा। सर मान लीजिए भल्ला को नहीं पता है, आपने भल्ला को ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को पैसे की जरूरत है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने जुट्टू जुट्टू बोल दिया, उसको गलत गलत बोल दिया और 50 लाख रुपए भल्ला से ले लिए, तो अभी भल्ला को पर्पस नहीं पता है ना, तो फिर वैलिड रहेगा। भले इलीगल एग्रीमेंट है लेकिन उसके साथ जो कोलेट्रल है, क्योंकि भल्ला को ये बात नहीं पता है कि मैं ये 50 लाख रुपए राहुल को दूंगा मर्डर करवाने के लिए, तो ये वाला जो एग्रीमेंट रहेगा ये वैलिड रहेगा, क्योंकि भल्ला को पर्पस ऑफ द लोन नहीं पता, लेकिन भल्ला को लोन का पर्पस पता है। तो मेन एग्रीमेंट मेरे और राहुल का तो इलीगल है और मेरे और भल्ला के बीच का वॉइड हो जाएगा। आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। सो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन वॉइड एग्रीमेंट के केस पे उस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कोलेट्रल ट्रांजेक्शन इलीगल के केस में क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। अब इस पे एक सवाल मेरी तरफ से आप ध्यान से समझ के लेना। देखो यहां पे तो आराम से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, एकदम बात को ध्यान से समझना। एक्स है, वाई को बोलता है कि भाई एक्स एग्री करता है कि मैं वाई को कितना दूंगा? 1 लाख। अगर वाई किसको मारेगा? जेड को, ठीक है, वाई जेड को जाके मार आता है। अब वाई जेड को मार दिया, वाई आके एक्स को बोलता है 1 लाख दे, एक्स बोलता है नहीं दूंगा, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले। क्या वाई कुछ उखाड़ सकता है? नहीं। एक्स जाता है किसके पास पता है क्या? डब्ल्यू के पास। डब्ल्यू को बोलता है भाई साहब 1 लाख रुपए दे दे, मेरे को ना वाई को देना 1 लाख रुपए, क्योंकि वो जेड को मारा है, बराबर है क्या? एक्स भी पैसे दे देता है, मतलब सॉरी डब्ल्यू पैसे दे देता है एक्स को। अब सिनारियो समझना, डब्ल्यू अपने पैसे वापस मांग रहा है एक्स से, भाई पैसे दे दे, मैंने 1 लाख दिए थे। एक्स बोल रहा है नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले। वाई पैसे मांग रहा है एक्स से कि भाई मैं जेड को मार के आ गया हूं, दे मेरे 1 लाख रुपए। एक्स बोल रहा है नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले। यानी कि वाई को भी पैसे नहीं दे रहा है और डब्ल्यू को भी पैसे नहीं दे रहा है। क्या दोनों कुछ कर सकते? दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। क्यों? एक्स और वाई के बीच का एग्रीमेंट इलीगल है और एक्स और डब्ल्यू के बीच का जो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो कोलेट्रल है। क्यों कोलेट्रल है? क्योंकि डब्ल्यू को पर्पस भी पता है, कोलेट्रल है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो सर एक इलीगल है एक्स और वाई का और एक्स और डब्ल्यू का, उसके कोलेट्रल है तो वो वॉइड हो जाएगा। अब बात को ध्यान से समझना, मैंने एक सवाल खुद से यहां पे बनाया था, ये ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। एक्स वाई को बोलता है मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तू अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता है तो। वाई बोलता है जान से मत मार भाई, 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी दे दूंगा। अब एक्स जाता है जेड के पास और जेड को बोलता है जेड भाई 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मेरे को घर खरीदना है। जेड को क्या बोला एक्स जाके? मेरे को घर खरीदना है, 1 लाख रुपए दे दो। अब बोलता है नेचर ऑफ एग्रीमेंट बताओ, एक्स और वाई के बीच के एग्रीमेंट का नेचर क्या है? अब एक्स और वाई के बीच का जो एग्रीमेंट का नेचर है वो वॉइडेबल है क्योंकि कोवर्जन हुआ है। लेकिन एक्स और डब्ल्यू के बीच का जो एग्रीमेंट है, सॉरी एक्स और जेड के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है। पूछो क्यों? अरे जेड को तो उसने क्या बताया कि मेरे को घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो ये कोई अनलॉफुल पर्पस थोड़ी है। तो एक्स और जेड के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, लेकिन एक्स और वाई के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल है। बिल्कुल इसको ध्यान से समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं जीवन में फटाफट आगे बढ़ता हूं। अब देखो
मॉड्यूल के पीछे कुछ ऐसे भी घुमावदार क्वेश्चन है। कहता है ए बी को बोल रहा है कि मेरे लिए कुछ काम कर, रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा? सी करेगा। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है भैया? वैलिड है क्या? हाँ, इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। ए बी को प्रॉमिस कर रहा है, ए एंड बी प्रॉमिस कर रहे हैं, ए एंड बी प्रॉमिस टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन, यानी कि जो बाई का बच्चा है उसकी पढ़ाई के लिए ए और बी प्रॉमिस कर रहे हैं। कैसा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है। ए एक पब्लिक सीट लेता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो चाहे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलो। ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैं तेरे को हेल्प करूंगा तेरा रिटर्न भरने के लिए। अगेन ये एक प्रकार का क्या है? सोशल एग्रीमेंट। ये मॉड्यूल के पीछे दिया हुआ है। इस प्रकार के छोटे छोटे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आपको 2-4 मार्क्स में इसमें पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं साथ साथ में बेयरक भी कैरी कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले तो आप याद रखिएगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इस पे इंपॉर्टेंट है। ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑफर उसके लीगल रूल्स, एक्सेप्टेंस और उसके लीगल रूल्स, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 8 बोलता है जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। आप जनरल ऑफर की कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हो बाय जस्ट कंप्लाइंग द कंडीशन। यानी कि असीम जो था वो बोला 10,000 रुपए दूंगा जो भी मेरी कार को खोज के लाएगा, तो आपको पहले एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करना है, आपको कार को खोजना और उसको बता देना है। आपने शर्तें कंप्लाई की जनरल ऑफर की, इसको डीम्ड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। अलग से एक्सेप्टेंस को आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। और ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर के लीगल रूल्स, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स, और जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। बिल्कुल इन बातों को ध्यान रखना। मेरी जानकारी में, मेरा अनुभव में इंस्टीट्यूट इस स्कोप से बाहर नहीं जाएगा। जो भी सवाल पूछेगा यूनिट 1 में इससे ही पूछेगा। मिलते हैं यूनिट नंबर 2 पे दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज कंसीडरेशन का पावर पैक हैकाथॉन। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, यूनिट नंबर 2 जो है इस पे वैसे तो 3 टॉपिक है, तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। बट जस्ट कुछ कुछ हॉट टॉपिक जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हैकाथॉन का मतलब ही है कि जहां जहां आप अटक सकते हो उसके हैक मेरे को बताने का काम है। वैसे तो देखो, ये डिफाइन कंसीडरेशन और उसके लीगल रूल्स कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो ये है दोस्तों कि कंसीडरेशन इनएडुकेट भी हो सकता है। अब इस पे सवाल कैसा बन सकता है, बात को ध्यान से समझना। दोस्तों देखो, यहां पे लिखा है के प्रॉमिस करता है कि 8 लाख के घर को 2 लाख रुपए में बेच देगा। ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। क्यों? कंसीडरेशन इनएडुकेट भी चलता है। 8 लाख का घर 2 लाख में बिक रहा है, अभी 2 लाख का कंसीडरेशन इनएडुकेट है, बट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25 कहता है कि कंसीडरेशन इनएडुकेट हो सकता है। ये ट्रांजैक्शन कैसा है? वैलिड है। अब भले ही कंसीडरेशन इनएडुकेट है, वैलिड है, लेकिन कल को जाके के बोलता है मेरे साथ कोअर्जन हुआ, मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रॉड हुआ, और ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ इनएडुकेसी ऑफ कंसीडरेशन। मैं बताना चाहता हूं, 1 सेकंड में अपनी मर्जी से अवॉइड नहीं कर पाएगा। कोर्ट ऐसे बोलेगी हाँ यार 8 लाख का घर 2 लाख में गया, कुछ बात हो सकती है, बट डायरेक्ट इसको अवॉइड नहीं करवाएंगे। कोर्ट इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस ले लेगा। कोर्ट अब करवाएगा इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि के की जो कंसेंट थी वो वाकई में फ्री थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगा। और के ऊपर डैमेजेस अलग कोर्ट लगाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, साला तुमने वक्त जाया किया है कोर्ट का। लेकिन पता चलता है कि हाँ वाकई में के की कंसेंट कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड से ली गई थी, तब के ऑप्शन में ये वॉइडेबल रहेगा। तो डायरेक्ट मत जाना। यहां पे भी देखो लिखा हुआ है इनएडुकेसी ऑफ कंसीडरेशन विल आल्सो बी टेकन एज अ पीस ऑफ एविडेंस। आप इसको एविडेंस के तौर पे लेंगे, इसके बेसिस में आप ये नहीं बोलेंगे हाँ वॉइड हो गया, अवॉइड कर दे करके, ऐसा नहीं होगा। तो इस पे सवाल कैसा आएगा, ध्यान से समझना। एक्स से उसको पैसे की जरूरत थी, बराबर है क्या? वो अपनी 1 लाख की कार को वाई को 10,000 में ऑफर कर देता। अब देखो एक्स को खुद पैसे की जरूरत है, तो खुद ही वाई को 1 लाख की गाड़ी 10,000 में ऑफर कर रहा है। लेकिन कार डिलीवर होने के पहले एक्स ने क्या किया, एक्स को ऑफर मिल गया दूसरे से 20,000 का। तो पहले वाई को दे रहा था 1 लाख की कार 10,000 में, डिलीवरी करने के पहले, कार की डिलीवरी करने के पहले एक्स को ऑफर मिल गया 20,000 रुपए का। तो वाई को बोलता है मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई तू ना इनएडुकेट कंसीडरेशन दे रहा है। 1 लाख की कार का कोई 10,000 देता है क्या? अरे भाई साहब, आप खुद ही 10,000 में बेच रहे थे, अब आपके मन में लड्डू फूटा क्योंकि आपको नया ऑफर मिला 20,000 का। क्या एक्स लायबल रहेगा वाई को डैमेज के लिए? द आंसर इज यस, क्योंकि एक्स अपनी फ्री कंसेंट से वाई को 1 लाख की कार 10,000 में दे रहा था, क्योंकि उसको खुद को पैसे की जरूरत थी। अब 20,000 का ऑफर आ गया तो वाई के ऑफर को ठुकरा के और उसको ये बोल रहे हो कि इनएडुकेट कंसीडरेशन है। आप गलत हो, आप खुद ही इनएडुकेट कंसीडरेशन में फ्री कंसेंट देके रेडी हुए थे, बिल्कुल डैमेज मांगेगा एक्स।
एक्स से वाई बिल्कुल डैमेज मांगेगा एक्स से। ठीक है सर, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं फटाफट। ये वाला क्वेश्चन आप सबको पता होगा, बट इस क्वेश्चन को मैं इजी करके आपको बोलता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। भाई देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए भाई साहब एक कोठी है, बराबर है क्या? कोठी के पीछे गार्डन है। कोठी किसकी है? सुधीर शर्मा की कोठी है। अब सुधीर शर्मा की कोठी के पीछे गार्डन है। गार्डन कौन मेंटेन करता था? सुधीर शर्मा की मां मेंटेन करती थी। उस गार्डन को बहुत संजो के प्यार से रखा है। सुधीर शर्मा को पैसे की जरूरत लगी, अब वो मिस्टर भल्ला को इसको बेच रहे। मिस्टर भल्ला को जब बेचे, बोले मिस्टर भल्ला एक शर्त लगा रहा हूं आपको बेचने के पहले, एक कोठी के पीछे जो गार्डन है, मेरी मां ने इसको बहुत प्यार से बनाया है, इस गार्डन को कभी मत छेड़ना। पूरी कोठी को तोड़ ताड़ के नया बना लेना, लेकिन गार्डन को बिल्कुल मत छेड़ना। और तेरे आगे जितने भी लोग लेंगे सुधीर शर्मा इसको, बराबर है क्या? सुधीर शर्मा बेचने वाला है और भल्ला खरीदने वाला है। तो सुधीर शर्मा भल्ला को बोलता है तेरे बाद जो भी खरीदेगा उन सबको बता देना गार्डन को नहीं छेड़ना। सुधीर शर्मा को पैसे की जरूरत लगी, कोठी बेच दिया। कोठी बेच के किसको दे दिया? मिस्टर भल्ला को दे दिया। ओके, मिस्टर भल्ला बाउंड है, उनको गार्डन को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके सर, ये सुधीर शर्मा, ये भल्ला। अब भल्ला बेच रहा है एक खाटूमल वाले इंसान को, मिस्टर खाटूमल को बेच रहा है। सर सुधीर शर्मा ने भल्ला को दिया, भल्ला खाटूमल को दे रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मुद्दा ये है, सुधीर शर्मा ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी किसके ऊपर? भल्ला के ऊपर। अब भल्ला बेच रहा है किसके ऊपर? खाटूमल, तो खाटूमल के ऊपर भी लगेगी। खाटूमल को भी क्या नहीं करना है? गार्डन को छेड़ना नहीं है। अब क्या होता है? सुधीर शर्मा मर गए। सुधीर शर्मा मर गए, उनका बेटा है राहुल शर्मा, भी 20 साल का है। और राहुल शर्मा को पता चला ये जो खाटूमल है जिसको भल्ला ने बेचा है, ये कोठी पूरा तोड़ ताड़ के, गार्डन भी तोड़ के बिल्डिंग बनाने वाला है। ये तुरंत पहुंच जाता है राहुल शर्मा, बोले मैं सुधीर शर्मा का बेटा जिसने कोवेनेंट लगाया था भल्ला के ऊपर, भल्ला ने तेरे को बेचा, तू खाटूमल साले तू भी नहीं बेचेगा, सॉरी तू भी गार्डन को टच नहीं करेगा, तू भी गार्डन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वो कह रहा है भाई साहब तेरा बाप चले गया, तेरे बाप ने कोवेनेंट लगाया था भल्ला में, भल्ला के बाद मैं ले लिया हूं, तो तू पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। तो यहां पे आता है, अगर कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड है तो ये कोवेनेंट सक्सेसर ऑफ द सेलर भी इन्फोर्स कर सकता है। सेलर कौन था भाई साहब? सेलर था सुधीर शर्मा, उसका सक्सेसर कौन है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा भी इस खाटूमल को बोल सकता है कि आपको गार्डन को छेड़ना नहीं है। दैट कोवेनेंट, दैट रिस्ट्रिक्शन कैन बी इन्फोर्स बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। ये सवाल आपको पूछ सकता है, पहले भी पूछा, आगे भी पूछा जा सकता है। पहले आप डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे से बताएंगे, फिर उसके एक्सेप्शन बताएंगे कि कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड में सक्सेसर ऑफ सेलर भी क्या कर सकता है? इन्फोर्स कर सकता है। एक ये ट्रस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी जो है वो इन्फोर्स कर सकता है ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब आता है एक चैरिटी वाली बात। चैरिटी वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इसमें नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, उस पे आता है। अब इसको मैं इजी करके बता देता हूं क्या हुआ। भाई साहब देखो, एक टेंपल है, टेंपल को रिनोवेशन करना था, बहुत सारे मेंबर दान पुण्य करने के लिए आए। पहले 5 लाख रुपए का रिनोवेशन हो रहा था, बाद में बहुत सारे मेंबर जुड़ गए तो 7 लाख रुपए का कर लिया। क्योंकि देखो जितना ज्यादा लोग आएंगे, जितना डोनेशन होगा, उतना रिनोवेशन अच्छे से होगा। तो पहले 5 लाख में टेंपल का रिनोवेशन हो रहा था, अब 7 लाख रुपए में रिनोवेशन होगा, क्योंकि लोग बढ़ चुके हैं तो प्लान भी बड़ा हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंपल कमेटी से पैसे मांग रहे कि भाई पैसे दो, हमने रिनोवेशन किया। अब टेंपल कमेटी के जो मेंबर्स हैं अब वो पैसे देने को रेडी नहीं हो, कह रहे भैया हमको क्या मिला, हम 5 लाख का 7 लाख का तुमको ये रेनोवेट करके देंगे, उसके बदले हमको क्या मिला? अरे भाई साहब कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो। तो जब आप प्रॉमिस करते हो चैरिटी करने के लिए और आपके प्रॉमिस के दम पे किसी ने लाइबिलिटी ले ली है, जैसे टेंपल कमेटी ने लाइबिलिटी ली, तो भाई साहब आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, लाइबिलिटी लेना जरूरी है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। देखो भाई साहब ए है, एक ऑर्फनेज चला रहा है, ठीक है, उसका एक दोस्त है एस। एस ने एग्री किया था कि भाई मैं 2 लाख रुपए दूंगा, एक चाइल्ड है जिसको कैंसर है, उसके ट्रीटमेंट में मैं 2 लाख रुपए दूंगा, ऐसा एस ने ए को बोला था। अब मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया उस बच्चे के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब बाद में ए जब एस से मांग रहा है, एस रिफ्यूज कर रहा है, क्या एस को देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। लेकिन कितना भाई? 1.5 लाख का खर्चा हुआ तो 1.5 लाख देगा। अगर 2 लाख का खर्चा होता तो 2 लाख देता, क्योंकि 2 लाख का क्या किया था? वादा। लेकिन मान लो खर्चा 3 लाख होता तो क्या मिस्टर एस को 3 लाख रुपए देना पड़ता? नहीं, जितना प्रॉमिस्ड अमाउंट है उससे ज्यादा देने के लिए वो बाउंड नहीं है।
1.5 लाख का खर्चा हुआ 1.5 लाख देगा, 2 लाख का हुआ 2 लाख देगा, क्योंकि 2 लाख तक प्रॉमिस किया था। 3 लाख हुआ तो 2 ही लाख रुपए देगा मिस्टर एस। प्रॉमिस्ड अमाउंट तक ही लायबल रहेगा, उससे ज्यादा लायबल नहीं रहेगा। ठीक है सर। अब एक बात को ध्यान से समझना, वो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है उसके ऊपर आपके ऊपर सवाल पूछेगा कि दो मियां बीवी थे, मियां बीवी ने बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े किया और सेपरेट रहने का डिसाइड किया। डाइवोर्स नहीं ले रहे, अलग अलग रहने का डिसाइड किया। मियां बोल रहे हैं कि भाई मैं तुमको मेंटेनेंस दूंगा, तुमको एक अलग घर लेके दे देता हूं। इसको राइटिंग भी कराया, रजिस्टर भी कराया, पार्टी नियर रिलेशन में भी है, बट ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। अरे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होता तो अलग अलग थोड़ी रहते, साथ में रहते ना, तो इसको वैलिड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन बिना कोई डिसएग्रीमेंट के, बिना कोई क्वारल के अगर आप वादा कर रहे हो तुम्हारे को मैं घर दिला देता हूं और तुम्हारे नाम पे दिलाता हूं, हम दोनों साथ में रहेंगे, वहां पे राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, क्योंकि कोई क्वारल नहीं है, नियर रिलेशन में, ये वाला एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। लेकिन जहां पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नेचुरल लव अफेक्शन नहीं है, इसकी वजह से एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ता हूं। अब देखो, बाप है, बाप अपनी बेटी के नाम पे पूरी संपत्ति कर रहा था, राइटिंग में हो गई सारी चीजें, बाप बेटी नियर रिलेशन में है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। बाप और वकील रजिस्ट्रेशन के लिए जा ही रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों की मौत हो गई। लड़की को कागजात मिलते हैं, लड़की बोलती है देखो पापा ने राइटिंग में करके दिया है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन सारी चीजें मेरे को दे रहे हैं, हम नियर रिलेशन में, सारी प्रॉपर्टी मेरी। नहीं लड़की, तू गलत जा रही है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे अभी नहीं हुई है, क्योंकि 4 शर्तें, नियर रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर होने के पहले ही पिताजी चल बसे, अभी आपके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी का आपके पास अधिकार नहीं आया है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट याद रखना भाई साहब, या तो पूरा पे करोगे जो टाइम बार्ड डेट है, या तो आधा पे करोगे, या तो पूरा या तो आधा, बट ये राइटिंग में प्रॉमिस होना चाहिए, साइन करेगा या तो वो प्रॉमिसर खुद या तो उसका एजेंट, तो ही इन्फोर्सेबल होगा, नहीं तो इन्फोर्सेबल होने वाला नहीं है। प्रॉमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विस को बिल्कुल याद रखना। देखो भाई सीधी सी बात है, एक मेरा दोस्त है मान लीजिए, बराबर है क्या, सुधीर शर्मा करके। सुधीर शर्मा को मैंने बोला भाई तेरी तबीयत खराब हो गई, इसका ख्याल किया, दवाई ववाई लाके दे दिया, मैं डॉक्टर है समझ लो, सुधीर शर्मा का पूरा ख्याल रखा। सुधीर बोल रहा है भाई इसका कितना खर्चा हुआ, तू डॉक्टर अपनी फीस नहीं ले रहा। मैं कहा पागल है क्या, तू अपना दोस्त है भाई, तेरे से क्या फीस लेना। सुधीर शर्मा क्या खुददार आदमी, ऐसे किसी का एहसान नहीं लेता। सुधीर शर्मा ने मेरे लड़के को, ऑल्दो मेरे लड़का वड़का कोई नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मेरे लड़के को बोल दिया बेटा तेरी ट्यूशन फीस मैं पे करूंगा। मेरे लड़के को बोल रहा है, मेरा लड़का भी 20 साल का, ऐसा मान के चलो, बराबर है क्या। भाई साहब मैंने तेरे लिए वॉलंटरी किया, मैं डॉक्टर है, मैं तेरा ख्याल रखा, मैं वॉलंटरी तेरे लिए कुछ किया, तू मेरे बेटे को प्रॉमिस कर रहा है। अब मेरे बेटे को बोला 20,000 रुपए की तेरी ट्यूशन की फीस मैं दूंगा। बेटा बोला ए सुधीर शर्मा पैसा दे रहा है कि कोर्ट जाऊं। क्या मेरा बेटा सुधीर शर्मा के खिलाफ कोर्ट जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। पूछो क्यों? प्रॉमिस मेरे को होना चाहिए, द पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। अगर मेरे को प्रॉमिस करता जिसने वॉलंटरी उसके लिए कुछ किया है, बिना बोले कुछ किया है, मेरे को प्रॉमिस करता तो ये 20,000 रुपए इन्फोर्सेबल होता। मेरे बच्चे को प्रॉमिस कर रहा है, मेरे बच्चे ने थोड़ी देर लिए कुछ किया है, तो अ प्रॉमिस मस्ट बी मेड टू कॉम्पनसेट फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विस टू द पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। जिसने वॉलंटरी कुछ प्रॉमिसर के लिए किया है उसको प्रॉमिस करना है, जिसने वॉलंटरी कुछ किया नहीं उसको प्रॉमिस करोगे तो कहां से इन्फोर्सेबल होगा? ऐसा सवाल पूछ सकता है आपको। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो जो चैरिटी वाली बात है, कहता है मान लीजिए जो व्यक्ति चैरिटी के लिए प्रॉमिस करता है उसके कहने पे सामने वाला कोई लायबिलिटी इनकर नहीं करता, तो क्या ये चैरिटी का प्रॉमिस इन्फोर्सेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन प्रॉमिस के दम पे सामने वाला लायबिलिटी ले लेता है तो क्या ये इन्फोर्सेबल होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि सामने वाला लायबिलिटी लिया, ये एक प्रकार का सफिशिएंट कंसीडरेशन है, आपको प्रॉमिस्ड अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रॉमिस में सामने वाला लायबिलिटी नहीं ले रहा है, इस पे कोई भी प्रॉमिस्ड अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सामने कोई लायबिलिटी ही निकल के नहीं आई है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, ये यूनिट नंबर 2 का हुआ। याद रखना तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा डिफाइंड कंसीडरेशन, इसके लीगल रूल बताओ, या तो इनके लीगल रूल में किसी एक जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के देगा, जैसे इन एडुकेट कंसीडरेशन में बोला। एक आता है प्रॉमिस, एक आता है परफॉर्मेंस, लाइक कंसीडरेशन मस्ट बी मोर देन व्हाट वन इज लीगली और कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड टू परफॉर्म। वकील को तुमने बोला मैंने मर्डर किया है, 10 लाख रुपए तेरी कोर्ट की फीस है, वो तो देंगे ही देंगे, अभी अभी तेरी शादी हुई है, केस जितवा दिया ना तो 10 लाख का हनीमून पैकेज भी देंगे। वकील ने आपको केस जितवा दिया, अब 10 लाख रुपए हनीमून का पैकेज मांग रहा है। आप बोल रहे हो भाई साहब 10 लाख रुपए दे तो दिए जो तूने हमको केस जिताया है।
अब जो 10 लाख रुपए और ऊपर देना है उसके बदले तू हमको क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है, तो ये 10 लाख रुपए के लिए तू लायबल नहीं है, क्योंकि 10 लाख रुपए तुझे मिल चुके अपने कोर्ट के फीस के लिए। एक फायरमैन है, फायरमैन आग बुझा रहा है, एक मां आती है, बोलती है मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, फंस चुका है। फायरमैन बोलता है ये ले तू आग बचा, ये चले गया बच्चे की जान बचाने। फायरमैन का काम होता है आग बुझाने का, रेस्क्यू टीम का होता है जान बचाने का। फायरमैन ने अपने लीगल ऑब्लिगेशन से बढ़कर कुछ किया है, इसके लिए वो 5 लाख रुपए जो भी इनाम दी होगी उसकी मां ने 5 लाख रुपए देंगे, वो मांग सकता है। यही अगर रेस्क्यू टीम होती और रेस्क्यू टीम जाके बच्चे की जान बचा के आती, ये उनका लीगल ऑब्लिगेशन है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। आपके लीगल ऑब्लिगेशन से कुछ ज्यादा करते तो कंसिडरेशन मानते, या आपका लीगल ऑब्लिगेशन है इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंसिडरेशन उसके लीगल रूल्स, लीगल रूल में कहीं से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, डिफाइन कंसिडरेशन, इनके लीगल रूल बताओ। दूसरा, सुड बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखना कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वाले को एक बार देख के चलना कि बेनिफिशियरीज को इन्फोर्स करा सकता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में 25/1, 25/2, 25/3 आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज और टाइम बार डेट, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का चैरिटी वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने टॉपिक लास्ट में बोला हूं ये हॉट टॉपिक है, लेकिन एक बार पूरा इसको देख के जाइएगा। चलिए तीसरे यूनिट में चलते। हाँ जी दोस्तों, लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 3 का पावर पैक हैकाथॉन। दोस्तों ये आपके इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट यूनिट है। आप मान के चले हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट आपका जो फ्री कंसेंट वाला एरिया होता है, कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, इस पे से एक आध क्वेश्चन किसी ना किसी एंगल में बनाता ही है। तो पहले तो ध्यान रख लिए कि फ्री कंसेंट वाला जितना भी एरिया है 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, यानी कि 15 आपका कोअर्जन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 20, 21, 22 मिस्टेक। आपको इसको अच्छे से करके जाना है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट यूनिट है। हां कभी कभी इंस्टीट्यूट इससे सवाल नहीं पूछता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ द केस ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया यूनिट नंबर 3, इस पे सवाल आता है। एक तो ये। नेक्स्ट आपको जो सवाल इसमें मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन नंबर 11 से। माइनर के ऊपर सवाल बता देगा कि माइनर ने अपनी एज फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंट करके लैपटॉप ले लिया, पैसा उधारी में ले लिया, लिमकाना ना ढिमकाना, अब पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है, सूट फाइल होगा कि नहीं। तो सेक्शन 11 हो गया, फ्री कंसेंट के सारे एलिमेंट हो गए। अब अपन मूव ऑन करते हैं इन चीजों पे। सेक्शन नंबर 23 के ऊपर आपसे सवाल पूछता है, जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल एग्रीमेंट होते हैं ना, उस पे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, उससे बहुत सवाल पूछता है कि भाई साहब गवर्नमेंट जॉब थी, एक ऑफिसर ने, जूनियर ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर को बोला 2 ही साल तो आपको बचा है, जितना 2 साल में आपको सरकारी सैलरी मिलेगी उससे ज्यादा मैं दे देता हूं, रिटायरमेंट ले लो, ताकि आप रिटायर हो गए तो मैं आपकी जगह में आ जाऊंगा, मैं सीनियर हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं नो मनी कंसिडरेशन शुड बी इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक ऑफिस में कोई मनी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सेक्शन नंबर 24 में जाओगे तो बोले अगर मान लो पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन है या पार्टली लॉफुल ऑब्जेक्ट है या और पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो जितना सेपरेट हो सकता है वो वैलिड, जितना सेपरेट नहीं हो सकता है वॉइड। अगर सेपरेट हो सकता है तो, नहीं हो सकता पूरा का पूरा वॉइड। 26 बात करता है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की। ध्यान रखिएगा रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में भी प्यारे सवाल बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या सवाल बन सकते हैं। 27 आता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 28 आता है रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, 29 सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एज सच बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, वेगरिंग में भी ऐसे ही हल्का फुल्का पढ़ के चले जाओ बस हो जाएगा। तो आपका 26, 27, 28 ये सेक्शन 26, 27, 28, उसमें भी 27 और 28 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 और सेक्शन 28। सेक्शन नंबर 23, सेक्शन 23, सेक्शन 24, 27, 28 ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या सवाल इस पे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं माइनर की ओर। माइनर का दोस्तों आपको पहले ही पता है, देखो भाई माइनर सेक्शन 11 के हिसाब से इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ आप करोगे वॉइड एब इनिशियो है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता है, माइनर नेसेसरीज के लिए लायबल होगा, मतलब माइनर लायबल नहीं होगा, माइनर का स्टेट लायबल होगा अगर है तो। अगर स्टेट नहीं हुआ तो जो पर्सन ने नेसेसरी प्रोवाइड किया वो उसका बेड डेट होगा, आप ये मान के चलें। अब सवाल क्या क्या पूछ सकता है माइनर में, मैं फटाफट आपको बता देता हूं, मजा आएगा आपको। सबसे पहला, राहुल भाई साहब एक माइनर है। राहुल फॉल्सली अपनी एज को क्या करता है, बताता है कि भाई मैं माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हूं।
अपनी वॉच गिरवी रखता है एक शॉपकीपर के पास, बराबर है क्या, उससे लेता है 40,000 का लोन। इस 40,000 में वो 30,000 रुपए का लैपटॉप खरीदता है और 10,000 रुपए अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। बाद में राहुल को रियलाइज होता है मेरी घड़ी बहुत महंगी है, शॉपकीपर के पास जाता है और कहता है मेरे को मेरी घड़ी वापस चाहिए, बराबर है क्या, और कहता है मैं 40,000 रुपए भी नहीं दूंगा। शॉपकीपर डिसएग्री करता है, कहता है भाई साहब मैं तेरे ऊपर केस फाइल करूंगा। क्या शॉपकीपर केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल। तो क्या सर माइनर को उसकी घड़ी वापस मिलेगी? भाई देखो सीधी सी बात है, माइनर अगर कोई प्लेज भी कर रहा है, घड़ी का प्लेज किया तो माइनर है भाई साहब, वो तो वैलिड है नहीं, तो कायदे से तो प्लेज हुआ ही नहीं, तो माइनर को वो घड़ी वापस मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि क्या उसके ऊपर सूट फाइल हो सकता है? सूट फाइल नहीं होगा। तो सर कोर्ट क्या दिला सकता है शॉपकीपर को? कोर्ट ये बोल सकता है कि देखो वो 10,000 रुपए तो उसने खर्चा कर दिया, अगर माइनर के पास वो लैपटॉप आज भी रखा है तो कोर्ट सिर्फ इतना ऑर्डर कर सकता है कि वो लैपटॉप को रीस्टोर करवा देगा, बट शॉपकीपर सूट फाइल नहीं कर सकता कि मेरे को पूरा का पूरा 40,000 है। आप मान के चलिए शॉपकीपर का 10,000 रुपए बेड डेट हो गया, लैपटॉप अगर आज भी राहुल के पास है तो राहुल के लैपटॉप को रीस्टोर करवा दिया जाएगा। सवाल कहीं पे भी ये नहीं पूछा कि क्या राहुल अपनी घड़ी वापस ले सकता, सवाल बस यही पूछा कि क्या शॉपकीपर सक्सेस होगा क्या? तो शॉपकीपर तो सक्सेस नहीं होगा भाई, सूट नहीं फाइल कर पाएगा। अगर सवाल यह पूछता कि राहुल को उसकी घड़ी वापस मिलेगी क्या, तो इसका जवाब हां हो सकता है, क्योंकि जो प्लेज राहुल ने अपनी घड़ी का किया है, क्योंकि वो माइनर है, वो वैलिड प्लेज माना नहीं जाएगा। जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, सृष्टि नाम की एक बच्ची रहती है, वो 60,000 रुपए का लैपटॉप लेती है लोन पे और बोलती है मैं इसका पैसा आपको चुका दूंगी। गुप्ता जी के नाम से एक शॉप है एसपी लैपटॉप करके, उनसे लेती है और कहती है देखो मैं नहीं पे कर पाऊंगी ना तो मेरे फादर से ले लेना। अब जैसे ही ड्यू डेट आती है वो पैसे नहीं देती है। गुप्ता जी बोलते हैं भाई साहब मैं सूट फाइल करूंगा, वो कहती है मैं माइनर हूं, आप मेरे से सूट फाइल नहीं कर सकते, जब मैं मेजर होंगी तो ही आप मेरे से पैसा मांगना, अभी तो आप मेरे से 1 रुपए नहीं मांग सकते। सवाल ये आता है क्या गुप्ता जी सृष्टि के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या गुप्ता जी राम उसके जो फादर है सृष्टि के, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं। माइनर अगर अनऑथराइज एक्ट करता है तो उसके पेरेंट और गार्डियन लायबल नहीं होते। तो क्या सृष्टि का ये अनऑथराइज एक्ट था? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया है कि सृष्टि को उसके पेरेंट ने ऑथराइज किया था कि तू जा लैपटॉप लेके आ जा, तो इट इज अज्यूम्ड कि सृष्टि का जो एक्ट है वो अनऑथराइज्ड एक्ट है, और माइनर के अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए ना तो पेरेंट लायबल होता है ना तो गार्डियन लायबल होता है, तो राम भी लायबल नहीं होगा जो उसका फादर है। तीसरा, जब सृष्टि जो है मेजर हो जाएगी, मैच्योरिटी अटेंड कर लेगी, क्या तब सूट फाइल कर सकते? इस पे रूल लगता है नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। भाई साहब जो चीज पहले से ही वॉइड है उसको रेटिफाई कैसे करोगे? रेटिफाई का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। तो भाई साहब सब्सिक्वेंट अप्रूवल कैसे होगा? कैसे होगा सब्सिक्वेंट? जब जो चीज पीछे थी वही वॉइड थी, उसको अप्रूव कैसे करोगे? तो नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोर्जन आप सबको पता है, कोर्जन 2 तरीके से होता है। पहला, जब आप आईपीसी का कोई एक्ट कर रहे हो या आप थ्रेट कर रहे हो कि आप कर दोगे, और अनलॉफुल डिटेंशन कर रहे हो प्रॉपर्टी का, दोनों में से कोई भी एक हरकत विथ इंटेंशन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी को बोल दिया मैं तेरे को जान से मार दूंगा क्योंकि तू मेरी पड़ोसन को लाइन मारता है। अब ये फोरबिडन तो है आईपीसी के अंदर किसी को जान से मारने की धमकी देना, लेकिन आपका इरादा उसको धमकी देने के पीछे क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है? नहीं, आपको पड़ोसन का बचाने का इरादा है, तो ये कोर्जन नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ जान से मारने की धमकी देने का अपराध माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसको कोर्जन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका इरादा धमकी देने के पीछे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का नहीं था। मोटा मोटा कोर्जन सबको समझता है। अनलॉफुल डिटेनिंग के ऊपर एक सवाल बन सकता है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। एक एजेंट है, वो एग्री करता है कि अकाउंट्स बुक जो है मैं वापस तभी करूंगा, अपने प्रिंसिपल को बोलता है अकाउंट बुक मैं तभी आपको हैंडओवर करूंगा जब आप मेरे खिलाफ किया हुआ केस वापस लेंगे। हुआ क्या इस केस में, एजेंट जो है एक मुंशी था, मुंशी ने गड़बड़ किया अकाउंट्स में, पैसे अपने जेब में खा लेता था। प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई और एक नया एजेंट लेके आ गया, बराबर है क्या। अब पुराना वाला जो मुंशी है, वो एजेंट है, वो बोलता है मैं तो नए वाले एजेंट को तब तक ये सारे बुक्स नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा जब तक तुम मेरे खिलाफ जो एफआईआर की उसको वापस नहीं ले लेते। अब यहां पे वो अनलॉफुल डिटेनिंग कर रहा है विद द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का पर्पस क्या है? रिलीज करवाना, अपने केस से बरी होना, राजीनामा करवाना, रिलीज डेट इसको बोलते हैं, इसको कोर्जन बोला जाएगा।
भले ही मालिक मान लो ऐसा कर भी देता है, केस वापस ले लेता है और बाद में फिर केस करता है तो भी चलेगा, क्योंकि मालिक की केस आपने कोवर्जन करके, मालिक की कंसेंट आपने कोवर्जन करके लिए। तो ऐसे अनलॉफुल डिटेनिंग में आज तक सवाल नहीं आया, बट आगे ये सवाल आ सकता है। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं, क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड, क्या ये कोवर्जन माना जाएगा? दोस्तों देखो, कहीं पे भी आईपीसी के अंदर आपको सुसाइड करने के लिए, यानी कि अगर आप थ्रेट कर रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा, या आप सुसाइड कर लेते हैं, बराबर है क्या, इसको पनिशेबल नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि भाई जो आदमी सुसाइड कर लिया तो वैसे ही मर गया है, पनिशेबल किधर है, फिर कैसे करोगे? बट बहुत सारे केस लॉस के अंदर बोला है अगर आप थ्रेट कर रहे हो टू कमिट सुसाइड, इसको कोर्जन माना जाएगा, अगर आप किसी को थ्रेट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहते हो तो। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको पता ही है, तीन चीजें याद रखनी है। पार्टी का रिलेशन होना चाहिए, एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में, दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में। डोमिनेंट पार्टी अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल करता है वीकर पार्टी का अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, बराबर है क्या? इसको बोला जाता है भाई साहब, क्या है ये? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और तीन सिचुएशन आपको मिलेगी जहां पे आपको मान के चलना है कि डोमिनेंट पार्टी तो है ही है, बस आपको यूज और अनफेयर एडवांटेज बता के लेना है। पहला, जब आप रियल और अपेरेंट अथॉरिटी रखते हो, जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जब आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड है, या तो ओल्ड एज की वजह से, या तो इलनेस की वजह से, या तो बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं इसके जो सवाल है बड़े इजी आपको बनते होंगे। जैसे कि चंदन वाला है, चंदन को दांत बहुत दुखता है, डेंटिस्ट के पास जाता है, डेंटिस्ट बोलता है 5,000 रुपए देगा तो ही तेरा दांत तोड़ूंगा, नहीं तो मर जा। मरता क्या नहीं करता, उसने बोल दिया 5,000 दूंगा, जहां 300 रुपए लगते 5,000 रुपए दांत तोड़वा के आया। बाद में चंदन कोर्ट में चले गया कि मेरी कंसेंट कैसे ली गई थी, मजबूरी का फायदा उठा के, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन में था। तो कोर्ट क्या करेगा, इसको वॉइडेबल तो बोल देगा, सेट असाइड कर देगा 19A के अंदर, और साथ साथ में चंदन को बोलेगा भाई साहब 300 रुपए तो दे दे, जो बनता है वाजिब फीस है वो तो दे दे, क्योंकि 19 ने यही बोलता है कि कोर्ट के पास या तो एब्सोल्यूट सेट असाइड करने का पावर है, या तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में सेट असाइड करने का पावर है जो कोर्ट को उचित लगता है। तो पूरा क्यों सेट असाइड किया? तुमने 300 रुपए का बेनिफिट लिया ना, 5,000 मत दो, लेकिन 300 रुपए तो देना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ता हूं, ए नाम का एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है, बराबर है क्या, कि भाई अपना घर बेच दे मुझे मार्केट प्राइस से कम में। बी बेचारा बेच देता है ये सोच के कि भाई मेरा मालिक है, शायद मेरा प्रमोशन ना रोक दे, और बी को बाद में लगता है कि यार मेरे को नहीं देना था। तो क्या बी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? द आंसर इज यस, आप अपना घर वापस ले सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी क्या है? वॉइडेबल है। अब दोस्तों मैं फ्रॉड में चलता हूं। फ्रॉड में एक मेरे को प्रबल संभावना लग रही, क्वेश्चन पूछ सकता है, मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड करके जो सवाल है ना, उस पर पूछ सकता है। लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है? जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तब आपको चुप नहीं रहना, तब आपको बोलना है, बराबर है। साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच होता है, तो ध्यान रखना। अभी देखो जैसे है, P says nothing about the unsoundness of horse, बराबर है क्या? Q को, Q कौन है भाई साहब? Q बायर है, वो घोड़ा खरीदने आया है। P कौन है? सेलर है, ये घोड़ा बेच रहा है। सर घोड़ा अनसाउंड माइंड का है क्या? हाँ, बट दिख साउंड माइंड का रहा है अनसाउंड माइंड, ये सिर्फ P को पता है जो बेच रहा है। अब क्या वो उसको Q को बताना पड़ेगा कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है करके? बराबर है क्या? नहीं बताना पड़ेगा। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। लेकिन बोलता है ऐसे ही मान लो कि Q जो है, ये जो Q है, जो बायर है, ये P की डॉटर है, ये P की डॉटर है, ये तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया। तो यहां पे कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा पहले केस में, लेकिन दूसरे केस में फ्रॉड माना जाएगा क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। अगर Q P को बोलता है, अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे मैं मान के चलूंगा कि घोड़ा साउंड का है, P ने कुछ बोला ही नहीं, इसको बोलते हैं साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। इस प्रकार के आपको सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जीवन में। अब देखो ये एक सवाल है जो एक्टिव कंसीलमेंट के ऊपर है, ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकता है। करण एग्री कर रहा है कि भाई वुडन टेबल लेगा किसके? एक्स से लेगा। करण एग्री करता है वुडन टेबल ले रहा है, स्टडी टेबल एक्स से, बराबर है क्या? टेबल अच्छी कंडीशन में था जब करण ने उसको एग्जामिन किया था, कोई डिफेक्ट उसके अंदर नहीं आया था, बराबर है क्या? करण उसके लिए 20,000 रुपए पे करता है। बाद में पता चलता है उसका एक पैर टूटा हुआ था। क्यों भाई साहब? ये जो एक्स है ना, वो एक पैर जो टूटा हुआ था उस पे पेस्ट लगा के, पॉलिश लगा के उस डिफेक्ट को छुपा दिया था। करण उसका रीजनेबल एग्जामिनेशन करता तो भी करण को ये डिफेक्ट पता नहीं चलता। इसकी वजह से इसको एक्टिव कंसीलमेंट माना जाएगा। रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी ये डिफेक्ट नहीं पता चलता क्योंकि आपने उसको पेस्ट करके एक्टिवली छुपा के रखा था, फ्रॉड माना जाएगा। बिल्कुल करण के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है, करण रिसाइन कर सकता है। अब देखो
मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड का क्वेश्चन है। कपिल जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर पे, कहता है मेरे को स्टील पेन चाहिए, बराबर है। सेल्समैन बोलता है वो देखो वहां पे रखा हुआ है स्टील पेन। अब जब कपिल जाता है, स्टील पेन की जगह वो एल्यूमिनियम पेन खरीद लेता है और उसका पैसा देके चले जाता है। अब कपिल बोलता है कि भाई साहब डिपार्टमेंटल स्टोर ने मेरे साथ फ्रॉड किया। कोई फ्रॉड नहीं किया भाई, वो चुप था। उसने आपको दिखाया वहां पे स्टील पेन रखा हुआ है, आप एल्यूमिनियम पेन लेके आए हो। वो देख रहा था, शॉपकीपर देख रहा था, उसके बाद भी आपको टोका नहीं। आप एल्यूमिनियम पेन ले रहे थे फिर भी टोका नहीं, बट फिर भी फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने झूठ किधर बोला, आपने मांगा भाई स्टील पेन किधर है, उसने दिखा दिया इधर है। अब वहां जाके आप कोई दूसरा पेन लेके आ रहे हैं, उस पर शॉपकीपर की गलती नहीं है, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। इसको बोलेंगे मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, ठीक है। तो देयर वाज नो फ्रॉड एंड कपिल वाज नॉट एलिजिबल टू फाइल अ सूट, ठीक है सर। मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपको सवाल पूछ सकता है, बढ़िया सवाल आपको मैं बताता हूं। देखो, साहिल जो है एक कार डीलर है, राजू जो है साहिल को अपनी कार बेचता है। राहुल जब कार बेचता है ना, तो राहुल एक्सीडेंटल कार बेचता है साहिल को। अब साहिल के पास एक अक्षय नाम का कस्टमर आता है और अक्षय बोलता है कि साहिल भाई साहब मेरे को एक्सीडेंटल फ्री गाड़ी चाहिए। अब साहिल को तो ये बात पता नहीं थी कि भाई वो एक्सीडेंटल कार है। राहुल ने तो फ्रॉड किया था साहिल के साथ, झूठ झूठ बोला था कि कार एकदम बढ़िया है मेरी। अब साहिल वही कार टिका दिया किसको, अक्षय को, ये बोल के कि ये नॉन एक्सीडेंटल कार है। अक्षय को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक्सीडेंटल कार थी। वो फ्रॉड का केस लगाता है साहिल के ऊपर। बट क्या साहिल ने फ्रॉड किया? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। साहिल ने किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि साहिल के साथ खुद फ्रॉड हुआ बेचारा। वो तो इनोसेंटली बोला अक्षय को कि भाई जो कार है वो एक्सीडेंटल नहीं है, फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट है। तो साहिल ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, साहिल ने फ्रॉड नहीं किया। तो अक्षय साहिल के ऊपर फ्रॉड का केस नहीं लगा सकता। अक्षय साहिल के ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन का केस लगाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करेगा। अक्षय डैमेज नहीं मांग सकता साहिल से, क्योंकि साहिल ने फ्रॉड नहीं किया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। डैमेज तब मांग पाता अक्षय जब साहिल ने फ्रॉड किया होता। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है, बट अक्षय डैमेज नहीं मांग पाएगा क्योंकि साहिल ने फ्रॉड नहीं किया। यह सेक्शन नंबर 18 है, याद रखिएगा। जीवन में मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब देखो, सामंत नाम का व्यक्ति है, वो उसके पास मोटर कार है, वो छोटू को बेच रहा है और छोटू को बोलता है भाई साहब 30 किलोमीटर हर लीटर के पेट्रोल पे ये एवरेज देती है। गाड़ी का फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर चल रहा है। जब छोटू लेता है तो छोटू को पता लगता है कि भाई साहब ये तो 30 किलोमीटर का एवरेज नहीं दे रही है। तो छोटू बोलता है भाई मेरे साथ क्या हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मेरे को आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, रिसाइन। लेकिन आपको सेक्शन नंबर 19 का एक्सेप्शन क्या बोलता है? जब पार्टीज के पास मीन्स अवेलेबल हैं टू डिस्कवर द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे। भाई साहब स्पीड मीटर और फ्यूल मीटर दोनों तो बराबर काम कर रहा था, एक बटन दबाता पता चल जाता कितना एवरेज दे रहे हैं। यहां पे किसी भी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। अब देखो, एक्स शेयर खरीद रहा है, प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट है कि एक जेड नाम का व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है। एक्स ने कभी जेड के बारे से सुना ही नहीं था और उसको जेड से कोई लेना देना था ही नहीं, और उसने प्रोस्पेक्टस को देख के ले लिया। अब सवाल आता है, जब जेड से उसका कोई लेना देना ही नहीं था, ना जेड को जानता था, ना उसके लिए वो मटेरियल फैक्ट था, क्या इसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसको उस अनट्रू स्टेटमेंट से कुछ लेना ही देना नहीं था। वो उस अनट्रू स्टेटमेंट की वजह से शेयर्स नहीं लिया, उसने बस शेयर्स लेना था, ले लिया। उसको पता था कि ऐसा कुछ जेड नाम का कोई व्यक्ति डायरेक्टर है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं था। और वैसे बाय डिफॉल्ट उसको पता था कि जेड डायरेक्टर नहीं है, उसको पता था। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मैं आपको यहां से ही चीजें क्लियर करवा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो सेक्शन नंबर 11 याद रखना, माइनर के ऊपर का सवाल रहेगा। 20 के ऊपर दोनों पार्टी अगर म्यूचुअल मिस्टेक करते हैं एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेक्शन नंबर 23 के ऊपर भर भर के सवाल पूछता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। 3-4 सवाल पूछेगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, मैं आपको बता देता हूं। अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कंसीडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, बराबर है क्या, तो भाई साहब इस परिस्थिति के अंदर एग्रीमेंट आपका वॉइड माना जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जूनियर ऑफिसर सीनियर सरकारी ऑफिसर को बोल रहा है 2 साल में जितना आप सैलरी कमाओगे मैं आपको दे देता हूं, आप रिटायरमेंट ले लो, आपकी जगह मैं आ जाऊंगा। नो मनी कंसिडरेशन शुड बी इन्वॉल्व इन पब्लिक ऑफिस। ये बोलता है भाई पब्लिक ऑफिस जनता की सेवा में आप पैसे से हेर फेर कर रहे हो, आप खरीदोगे क्या सरकारी ऑफिस को? ये तो भाई ऐसा है कि सरकार को डिसाइड करने दो, पैनल को डिसाइड करने दो, जनता को डिसाइड करने दो कि कौन सेवा करेगा। एक तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। एक आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, बहुत बेहतरीन बता रहा हूं।
जब आप ट्रेड कॉम्बिनेशन कर रहे हो जिससे मोनोपोली क्रिएट हो रही है, जैसे कि मान लीजिए एक अर्जुन है, करण है, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर एक पॉपुलर ब्रांड है, मतलब नाम ही, ब्रांड का नाम ही है पॉपुलर ब्रांड व्हीट, ये ब्रांड का नाम ही है पॉपुलर ब्रांड व्हीट। बी भी बेच रहा है उत्तर प्रदेश में पॉपुलर ब्रांड व्हीट, ए भी बेच रहा है, अर्जुन भी बेच रहा है, करण भी बेच रहा है। अब अर्जुन को दिखा यार ये धंधा तो बहुत बढ़िया है, पॉपुलर ब्रांड वाला व्हीट जो है बहुत बढ़िया बिक रहा है। अर्जुन करण को ऑफर करता है मैं तेरे को 20 लाख रुपए देता हूं, ये पॉपुलर ब्रांड वाला व्हीट मत बेच, बाकी जो व्हीट बेचना है बेच, पॉपुलर ब्रांड वाला सिर्फ मेरे को बेचने दे। ये आप ट्रेड कॉम्बिनेशन अर्जुन कर रहे हो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। बी ने बोला चल मैं नहीं बेचूंगा, मेरे को 20 लाख दे दे, बी ने बेचना बंद कर दिया। अब ए उसको 20 लाख रुपए नहीं दे रहा है, क्या बी कोर्ट में जा सकता है? नहीं, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। आप ट्रेड कॉम्बिनेशन करके मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट वॉइड है, तो वॉइड एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल ही नहीं, तो बी ए के खिलाफ कोर्ट में जा नहीं सकता है। एक इस पे और सवाल आता है इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस के ऊपर, कि आप जज को 10 लाख रुपए दे दिए कि बोले ये मेरा ऑपोजिट पार्टी आएगा, इसका पूरा केस सुनना ही मत, इसी को डांट फटकार देना, इससे मेरा केस मजबूत हो जाएगा। जज साहब बोले ठीक है मेरे को 10 लाख रुपए दे देना, या मैं पुलिस वाले को बोल दिया एक बंदा आएगा उसका मैंने हाथ पैर तोड़ा था, उसके घर वाले आएंगे तो एफआईआर मत लिखवाना उसकी, पुलिस वाले को भी पैसे दे दिया। ये सारी चीजें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसको साथ में इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। सेक्शन 10 के अंदर ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में, सेक्शन नंबर 23 पे ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस है। इन सारी परिस्थितियों में कल को मैं पुलिस वाले को पैसे नहीं देता हूं, जज को पैसे नहीं देता हूं, कोई मेरे को कोई केस फाइल नहीं कर सकता कि आपने बोला था पैसे देंगे, क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अब पार्टली ऑब्जेक्ट लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है, सेपरेबल है तो सेपरेट वाला वैलिड, अनसेपरेट वाला क्या हो जाएगा? वॉइड। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के ऊपर मैं बताऊंगा कैसे सवाल पूछेंगे, बट पहले रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को समझ के लो, ध्यान से समझना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ट्रेनी को अपने पास रखता है और ट्रेनी को बोलता है भाई साहब तू जब तक 3 साल मेरे पास है किसी भी कीमत में अपनी खुद की प्रैक्टिस मत शुरू करना, और मेरे कॉम्पिटिटर के साथ कभी धंधा नहीं करेगा इस 20 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है सर, कुछ हरकत करता है उसको 1 साल में भगा दिया जाता है, या वो 1 साल में खुद चले जाता है और उसी 20 किलोमीटर के एरिया में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। क्या रिस्ट्रेन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ये एक्सेप्शन के अंदर आता है, क्योंकि भाई ये लॉजिकल है, आप पूरे उसके क्लाइंट बेस को लेकर अपना धंधा शुरू करने लग जाओगे। अब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एक सवाल और आता है, ध्यान से समझना। मैं हूं भाई अर्जुन, मैंने करण को अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का धंधा बेचा है, बराबर, कितने में बेचा है? 2 करोड़ में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। अब करण क्या बोलता है? करण बोलता है देख अर्जुन भाई, आप जिस एरिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का धंधा करते थे आपने मेरे को दे दिया गुडविल के साथ, अब आप इस एरिया में 20 किलोमीटर के एरिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का धंधा नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने, अच्छा उसने 2 साल की शर्त लगाई, 2 साल तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का धंधा नहीं करोगे। मैंने अगले ही दिन रियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर लिया। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का धंधा कर रहा था भाई, अब तक रियल कर लिया हूं, तो ये कोई सिमिलर बिजनेस तो नहीं हुआ? ऐसा आपकी मॉड्यूल पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं ये कर सकता हूं। ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शन में भी नहीं आएगा। एक्सेप्शन में क्या आता है भाई? बायर ऑफ गुडविल सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर रिस्ट्रेंट लगा रहा है, चलेगा। पार्टनर्स आपस में अपने पार्टनर को रिस्ट्रेंट लगा रहे कि जब तक तुम पार्टनरशिप बिजनेस में हो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे, चलेगा। पार्टनर आउटगोइंग बिजनेस को रिस्ट्रेंट लगा रहे कि तुम जाके कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे, चलेगा। बट ध्यान एक ही बात रखनी है कि रीजनेबल लोकल लिमिट की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, रीजनेबल टाइम के लिए होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। तो 3 चीज ध्यान रखना, सिमिलर बिजनेस नहीं करना है, रीजनेबल लोकल लिमिट में नहीं करना है, और रीजनेबल टाइम के लिए नहीं करना है। ये 3 चीज होनी चाहिए बस। अब देखो मैं रियल डायमंड का बिजनेस बेचा, आर्टिफिशियल डायमंड का बिजनेस बेचा, मैं रियल डायमंड शुरू कर रहा हूं, बराबर है क्या? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क, रेट में फर्क है। मैं सिमिलर बिजनेस थोड़ी कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन यही आर्टिफिशियल डायमंड का धंधा मैं 20 किलोमीटर के एरिया में 2 साल के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेम टू सेम बिजनेस हो रहा है। तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को याद रखना। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में मैं आपको 2-3 केस बता देता हूं फटाफट, जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा कोई भी पार्टनर कोर्ट नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, ये वॉइड माना जाएगा। आपने लिख दिया एग्रीमेंट के अंदर, एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट था कि जो इंश्योर्ड पर्सन है अगर वो मर गया उसके घर वाले 1.5 साल तक क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस का, 1.5 साल के बाद नहीं कर पाएंगे। अरे हमारे बाप,
लिमिटेशन एक्ट 3 साल का वक्त देता है सूट फाइल करने के लिए। तुम कौन होते हो अपने एग्रीमेंट में 1.5 साल लिखने वाले? जब लिमिटेशन एक्ट 3 साल, लॉ 3 साल बोल रहा है, तुम एग्रीमेंट में 1.5 साल लिख दोगे। तो जब आप एब्रिज करते हो द टाइम टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि 3 साल का लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का वक्त है, उसको एब्रिज करके छोटा करके 1.5 साल किया, यह भी वॉइड माना जाएगा। लेकिन सर मान लो हमने ऐसा किया कि एक पार्टी महाराष्ट्र का, एक पार्टी गुजरात का है, बोलो दोनों में से कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो सिर्फ महाराष्ट्र के कोर्ट पे ही केस चलेगा। ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, यहां पे वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आपने ऐसे लिख दिया कि भाई हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, ये भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है। तो एब्सोल्युटली अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो सेक्शन 28 लगता है। आप बोलोगे आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, आप बोलोगे कि हम कोर्ट में केस तो लड़ेंगे लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के कोर्ट पे लड़ेंगे, ये पार्शियल है, ये वैलिड रहेगा। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ता हूं फटाफट, और जो बीच में चीजें दिखेगी मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। देखो ये पॉपुलर व्हीट ब्रांड वाले के बारे से आपको मैंने बताया। ठीक है, जीवन में और आगे बढ़ते हैं। ये वो वाला केस मैंने बताया जो सरकारी ऑफिसर वाला है, इसको ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस बोलते हैं। सेक्शन 23 में ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। ठीक है, जीवन पे और आगे बढ़ते हैं फटाफट। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में मैंने आपको बोल रहा था कि मैं आपको सवाल बताऊंगा कैसे पूछता है। हस्बैंड और वाइफ इंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट में दैट अपॉन हस्बैंड मैरिंग अ सेकेंड वाइफ, अगर हस्बैंड सेकेंड वाइफ को करेगा, शादी करेगा, वेरी सॉरी, तो वाइफ जो है उसको राइट मिलेगा डाइवोर्स करने का। तो भाई साहब यहां पे रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कहां हुआ? बोल रहा है हस्बैंड अगर दूसरा शादी करेगा तो वाइफ को डाइवोर्स करने का अधिकार मिलेगा। तो भाई साहब ये था, इट वाज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज नॉट वॉइड। यहां पे मैरिज करने के लिए थोड़ी रिस्ट्रेंट किया गया। दूसरा, दो विडोज हैं, एक उनका हस्बैंड है, वो दोनों एग्री कर रहे हैं कि दोनों में से कोई भी अगर कोई शादी करता है, बराबर है क्या, तो हस्बैंड की जो भी संपत्ति है, मरे हुए हस्बैंड की जो भी संपत्ति है वो उससे हाथ धो बैठेगी। तो भाई रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज थोड़ी है, बस इतना बोल रहा है अगर आप किसी और से शादी करोगे तो आप मरे हुए पति की संपत्ति से हाथ धो बैठोगे, तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज किधर है? तो इस प्रकार की चीजें रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में पूछ सकता है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में गुडविल वाला पूछ सकता है जो मैंने आपको बताया। 27 में ये पॉपुलर ब्रांड वाली मैंने आपको बात बता के रखी हुई है। लीगल प्रोसीडिंग वाली बात मैंने आपको बता के ली। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि कोई सूट फाइल नहीं होगा 1.5 साल या 2 साल के बाद। अरे 3 साल जब बोल रहा है तो तुम कैसे 1.5 साल लिख दोगे? एंड दैट्स ऑल दोस्तों। यहां पे आपका यूनिट नंबर 3 होता है, बट जाते जाते मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। कवर हो गई है शायद, हाँ ये कवर हो गई है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। ध्यान रखिएगा मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन इस पे इंपॉर्टेंट बोले। सेक्शन नंबर 11 इंपॉर्टेंट बोला है, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 26, 27, 28, इसमें भी ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लोअर इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, बाकी की इंपॉर्टेंस है 11 की, 23 की, 24 की, 27 की, 28 की। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला हो गया तो 27 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 और 28 तो बहुत अच्छे से देख के जाना, और 23 को इसलिए अच्छे से देख के जाना क्योंकि उस पर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट में आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैकाथॉन में। बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, लेट स्टार्ट अ पावरफुल हैकाथॉन ऑफ यूनिट नंबर 4। दोस्तों बेयर एक्ट इसके साथ खोल के रखा हुआ क्योंकि बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते 37 से। 37 बोलता है भाई ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक आपका ऑब्लिगेशन क्या नहीं हो जाता, एक्सक्यूज नहीं हो जाता। अब एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है MTP 1 जून 2024 में 4 मार्क्स का। कहता है देखो नितेश गुप्ता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है घर, इस पर्पस के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बाबा ब्रिक से कि भाई 10,000 ब्रिक 10,000 ईंटें 12 अगस्त 2023 तक दे दीजिएगा। बाबा ब्रिक हाउस जो है वो 2 लॉरी भर के, बराबर है कि उसके पास 2 लॉरी है 5,000 ब्रिक की कैपेसिटी की, और 12 अगस्त 2023 को उसकी 1 लॉरी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी तो उसने 5,000 ब्रिक सप्लाई कर दिया कि भाई 5,000 बाद में सप्लाई कर देंगे। नितेश गुप्ता कहता है भैया मैं कैंसिल करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों? क्योंकि तुमने एज पर कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया। बाबा ब्रिक का कहना यह है कि भाई मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था, वो गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा। आपको बताना है क्या नितेश गुप्ता अवॉइड कर सकता है। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 37 साफ बोलता है कि भाई पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक आपका परफॉर्मेंस एक्सक्यूज नहीं हो जाता अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। तो
तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट टैग के प्रोविजन में कहां एक्सक्यूज हुआ, किसी अदर लॉ में कहां एक्सक्यूज हुआ? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, ये कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी है। दूसरी गाड़ी लाते, उस पे 5,000 का ईटा भर के देते। तो यहां पे ये सारी प्ली को देखते हुए कि भाई नितेश गुप्ता राइट है, वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई एज सच एक्सक्यूज, कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इलीगैलिटी नहीं आई थी। ठीक है सर। राहुल है, राहुल यहाँ पे जूट बैग बनाता है। उसने सोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब मेरे को सप्लाई किया जाए रॉ जूट, और वो सोनिया को बोला कि भाई देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है 27 तारीख को शुरू होगी, तो सोनिया आप 25 तारीख को मेरे को रॉ जूट सप्लाई कर लेना, ताकि 2 दिन हमारे पास क्वालिटी चेक के लिए रहेगा। सोनिया सीधा 27 तारीख को ही सप्लाई करती रॉ जूट, ये बोल के कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 25 को सप्लाई करूं, और कहती तुम टेंशन मत लेना, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगेन भाई साहब आपको एज पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा वादा किया वैसा निभाना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। आपको 25 को बोला था, 25 को करना था। अब आपके बोलने से थोड़ी मान लेंगे कि क्वालिटी अच्छी है, तो यहां पे ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। राहुल इसको अवॉइड कर सकता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा सेक्शन नंबर 37 के ऊपर थे कि जब तक कोई लीगल एक्सक्यूज नहीं है, लीगल एक्सक्यूज जब तक कुछ नहीं है, कानूनी एक्सक्यूज जब तक कुछ नहीं है, आप इफ एंड बट करके परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको सीधा एक सवाल पे लेके जाना चाहता हूं, बड़ा प्यारा सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आइए बात को ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये वाला भी सवाल देखो, ये सवाल दिसंबर 23 में 3 मार्क्स का पूछा था। ये 2-3 प्रकार से इसका आंसर किया जा सकता है। पहला तो कहता है देखो 1 मार्च 2023 को टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट करके एक है, बराबर है क्या? टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट शिमला एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जे रेडीमेड गारमेंट्स जयपुर फॉर द सप्लाई ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट्स एस। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई देखो शर्ट्स एक स्मॉल साइज की, फिर एम साइज की, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, 300 पीस देना है हर कैटेगरी के। और ये आप समझ लीजिए 900 रुपए का, ये ₹900 है, ये 1000 रुपए का, ये 1100 रुपए का। अब 1 मई को भाई सप्लाई कब करना था? 31 मई को। 1 मई को 2023 को टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट इन्फॉर्म करता है जे को कि भाई हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइजेस बढ़ चुके हैं। 900 का 1000 हो चुका है, 1000 का 1100 हो चुका है, 1100 का 1200 हो चुका है, प्राइस बढ़ चुके हैं, इसलिए नहीं सप्लाई करेंगे। अब देखो भाई साहब ये 2 प्रकार से आंसर हो सकता है। एक तो 31 मई को सप्लाई करना था, आपने 1 मई को ही क्या कर लिया? एंटीसिपेटरी ब्रीच कर लिया। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच जब होता है तो 2 प्रकार के अपने को अधिकार मिलते हैं एज पर सेक्शन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं तो देखो 37 बात करता है भाई साहब परफॉर्म करना है, 38 बात करता है कि अगर आप परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, 39 बात करता है आप रिफ्यूज कर रहे परफॉर्म नहीं करूंगा, यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच। इस पे 2 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। या तो हम 1 मई को ही ट्रीट कर ले कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया है और हम इसके लिए सूट फाइल करें, या तो हम 31 मई तक का वेट करेंगे और वेट करके उनको बोलेंगे भाई परफॉर्म करो, या तो हम सूट फाइल करेंगे। तो 2 है, या तो आप रिसाइन कर लो और सूट फाइल कर दो, या तो रिसाइन मत करो, अभी इसको ऑपरेटिव मानो और ड्यू डेट तक देखो, अगर परफॉर्म होता है तो ठीक है, नहीं तो केस कर देना। मुद्दा यह है कि अगर ड्यू डेट तक आप वेट करते हो और इस बीच में कोई सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो प्रॉमिसर के पास एक्सक्यूज हो जाएगा और प्रॉमिसी के पास कोई राइट नहीं रहेगा। इसको आप एक अलग तरीके से आंसर कर सकते हो सेक्शन नंबर 73 के हिसाब से कि भाई आपको डैमेज मिलना चाहिए। कितना डैमेज मिलना चाहिए भाई साहब? देखो 900 रुपए है और यहां पे 1000 है तो 100 रुपए, यहां पे भी 100 रुपए और यहां पे भी 100 रुपए। आपको 100 रुपए का हर 300 पीस में क्या मिलेगा? डैमेज मिलेगा, यानी कि 90,000 रुपए। 300 पीस है, ये 100, ये 100 और ये 100, बराबर है क्या? अब अगर आप देखेंगे 300 पीस बराबर है क्या? 300 पीस और उसके हिसाब से 300 रुपए, तो आपको यहां पे मेरे प्यारे भाई और बहनों मिलेगा डैमेज। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपको कह रहा था यहां पे आपको मिलेगा मेरे हिसाब से डैमेज। 300 पीस सप्लाई करने थे, 300 रुपए हर में, 90,000 रुपए के आसपास आपको क्या मिलेगा? डैमेज मिलेगा। फिर दोस्तों एक ये जबरदस्त क्वेश्चन आता है, ये 2 सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। एक तो सेक्शन नंबर 40 के ऊपर आप बोल सकते हो, पर्सनल स्किल पे भी रहेगा, और सेक्शन 39 पे भी, यानी कि इस पे 39 भी लगेगा, 40 भी लगेगा और 41 भी लगेगा। सर कैसे बताना? सेक्शन 39 इसलिए क्योंकि पार्टी रिफ्यूज कर रही है परफॉर्म करने के लिए, सेक्शन 40 क्योंकि ये पर्सनल स्किल पे है तो वो पार्टी को ही परफॉर्म, और 41 जहां पे थर्ड पार्टी से भी आप परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हो। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पे देखो दोस्तों ऐसा है
सिंघानिया नाम का एक व्यक्ति है। ये सिंघानिया जो है ये होटल का एक प्रकार से मालिक है कि मैनेजर है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सोनू के साथ। सोनू इसकी होटल पे आके गाना गाएगा हर सैटरडे संडे, और सिंघानिया प्रॉमिस करता है कि 20,000 रुपए देंगे तेरे को हर परफॉर्मेंस के लिए। सोनू परफॉर्म करता है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन तीसरे हफ्ते से उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो वो गाना गाने के लिए नहीं आता है। बराबर है क्या? अब सिंघानिया टर्मिनेट करना चाहता है। क्या सिंघानिया टर्मिनेट कर सकता है? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 39 बोलता है अगर पार्टी रिफ्यूज करती है परफॉर्म करने के लिए, आपके पास 3 प्रकार के अधिकार है। या तो आप रिफ्यूज कर दो, या तो आप एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली कंसेंट दे दो कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। याद रखें, जब अगर आप इसको टर्मिनेट करते हो तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, दोनों में एक है। लेकिन डैमेज आप दोनों ही केस में मांगोगे। आप कंटिन्यू करते हो तो उसकी सैलरी से कट कर लेना, आप टर्मिनेट कर रहे हो तो उससे डैमेज मांग लेना। ठीक है सर। बोले आपका आंसर क्या रहेगा? अगर सोनू चौथे हफ्ते आता है, तीसरे हफ्ते नहीं आता, चौथे हफ्ते आता है, और सिंघानिया उसको अलाउ करता है, यानी कि इसको बोलते हैं इंप्लाइड कंसेंट फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। नो टर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि पहले वाले में आपने टर्मिनेट करना था। आप टर्मिनेट करोगे तो कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यू होगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। अब तीसरी बात, बोले आपका आंसर क्या रहेगा? अगर सोनू जो है अपनी जगह मिक्का को भेज देता है तीसरे हफ्ते में, और सिंघानिया उसको अलाउ करता है, यानी कि सिंघानिया ने सेक्शन नंबर 41 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 41 के हिसाब से सिंघानिया ने जो है सेक्शन 41 के हिसाब से थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया। और जब आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हो तो इस केस में प्रॉमिसी जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता प्रॉमिसर के खिलाफ। तो सर यहां पे क्या हुआ? भाई सिंघानिया तुमने तीसरे हफ्ते में क्या एक्सेप्ट किया? हाँ एक्सेप्ट किया, यानी कि आपने अगर किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हुआ, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। बट हाँ, अगेन आप डैमेज तो जरूर मांग सकते हो। तो पहले वाले में आप टर्मिनेट रेपुडिएट कर लो, यहां पे आप डैमेज मांग सकते हो, लेकिन अब आप टर्मिनेट नहीं करोगे। ठीक है। और तीसरे केस में क्योंकि आपने असेंड की तो टर्मिनेट नहीं करेगा और डैमेज भी नहीं मांग सकता। क्यों डैमेज नहीं मांगेगा? क्योंकि भाई साहब जब तीसरा वाला बंदा आके गा रहा है, बराबर है क्या, तो आप तो कंटिन्यू कर रहे हो, तो तीसरे हफ्ते में डैमेज कहां से आएगा? तीसरे हफ्ते में कोई तो बंदा आया ना गाना गाने के लिए, तो ना तो डैमेज मांग पाओगे ना तो टर्मिनेट कर पाओगे। अब कितने सेक्शन हुए? 37 पूरा पूरा परफॉर्म करना जब तक एक्सक्यूज नहीं होगा। 39 अगर आप परफॉर्म नहीं करते या तो टर्मिनेट या तो कंटिन्यू या तो डैमेज, तो दोनों ही केस में मिलेगा। पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस में तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा। थर्ड पार्टी से अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है कौन? प्रॉमिसी, तो प्रॉमिसी उसको प्रॉमिसर के खिलाफ आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है 41। मैं जीवन में आगे चलता हूं दोस्तों। सेक्शन नंबर 42, 43 और 44 के ऊपर सवाल बनने की प्रबल संभावना है। मैं आपको एक सवाल करवा देता हूं जिसके अंदर सारे के सारे सवाल आपके एक बार में कवर हो जाएंगे, सेक्शन 42, 43 और 44 के। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। कहता है देखो एक्स वाई जेड जो है जॉइंटली 60,000 रुपए लिए हैं, किससे? एल से। ओके सर, क्या जो एल है वो सिर्फ वाई को कंपेल कर सकता है 60,000 रुपए देने के लिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सेक्शन नंबर 43 ये बोलता है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को आप कंपेल कर सकते हो। प्रोमिसी किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है, ये सेक्शन नंबर 43 बोलता है। ठीक है सर। फिर कहता है एक्स वाई जेड चले गए, क्या एल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स को कंपेल कर सकता है? नहीं। कहता है देखो जब आप जिंदा हो, तीनों के तीनों जॉइंट प्रोमिसर जिंदा हो, तो तीनों जॉइंट प्रोमिसर में से किसी एक को कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंट प्रोमिसर थोड़ी हो, तो एलआर है, तो आप उनको कंपेल नहीं कर सकते किसी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। पूरा का पूरा अमाउंट एल को वाई पे कर दिया। अब वाई एक्स और वाई से कितना लेगा? 20-20 हजार रुपए। पूरा का पूरा अमाउंट एल को जेड पे कर दिया, अब सॉरी वाई पे कर दिया, जेड इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्राइवेट असेट से सिर्फ 1/5 आएगा। 1/5 20,000 का 1/5 4,000 रुपए। हाउ मच वाई कैन रिकवर फ्रॉम एक्स और जेड? तो भैया जेड से आएगा 4,000। अब कितना बेड डेट हो गया? 16,000। तो वो वाई से लेगा उसके 20,000 और साथ साथ में 8,000 और एक्स्ट्रा लेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जेड से तो आया कितना? 4,000, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, 16,000 बचा, तो 16,000 को आधे आधे में बांट लेंगे।
तो भाई साहब एक्स 20,000 अपना देगा और 8,000 रुपए जेड का देगा, और साथ साथ में ये जो व्यक्ति है वाई, इसका भी 28,000 रुपए लग जाएगा। तो देखोगे तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पे टोटल 28,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। फिफ्थ में चलते हैं, होल अमाउंट एल को किसने दिया? वाई ने। जेड क्या हो गया भाई साहब? इंसॉल्वेंट, उसके प्राइवेट असेट से कितना आएगा? 4,000, और एक्स मर जाता है और उसका बेटा जो है डब्ल्यू, उसके पास 17,000 है। तो भाई सीधी सी बात है, 4,000 आ जाएगा किससे? आपके पास आ जाएगा जेड से, और 17,000 रुपए आ जाएगा डब्ल्यू से। अगर एल रिलीज कर देता है किसको? एक्स को, लाइबिलिटी से, तो क्या वाई और जेड भी रिलीज हो जाएंगे? द आंसर इज नो। सेक्शन 44 बोलता है वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया तो बाकी के जॉइंट प्रोमिसर रिलीज होने वाले नहीं है। ठीक है सर, दैट्स ऑल। ये 42, 43 और 44 में कवर हो गया। अब मैं आपको दोस्तों लेके चलता हूं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आपको पता ही है सेक्शन नंबर 59, 60 और 61 के अंदर ये काम करता है। अब जो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है दोस्तों, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 59 बोलता है डेटर का पास राइट है वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली इंटीमेट कर सकता है। 60 बोलता है अगर डेटर इंटीमेट नहीं करता है तो क्रेडिटर के पास डिस्क्रिएशन है, वो कोई भी ऑर्डर में लगा सकता है, चाहे टाइम बार्ड हो वहां पे भी लगा सकता है। 61 बोलता है दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे, इन ऑर्डर ऑफ टाइम रहेगा, और आप डेट अगर सेम फुटिंग की है यानी कि एक ही डेट की है तो प्रोपोर्शनेटली जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे यहां पे अगर आप देखेंगे टी ओ कर रहा है जी से इतने सारे डेट। अब जी पेमेंट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को, जिसपे एक चेक 12,500 रुपए का है, एक चेक कितने का है? 4,000 रुपए का है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। एक 12,500 का चेक है और एक 4,000 रुपए का चेक है। ओके सर, बात समझ में आती है सर। तो 12,500 और 4,000, तो ये 12,500 और 12,500 तो मैच कर रहा है, इसको इंप्लाइड इंटीमेशन बोलते हैं। तो ये तो 12,500 इधर लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा सेक्शन नंबर 59। अब ये जो 4,000 है, अब ये 4,000 को समझदार क्रेडिटर जो है ये जो टाइम बार डेट है यहां पे लगाएगा। अब ये प्रोपोर्शनेटली जाएगा क्योंकि 5,000 भी 3,000 है। कैसे बटेगा सर? 2500 बटेगा 5,000 वाले में, 1,500 बटेगा 3,000 वाले में, और ऐसे करके नमस्ते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है, 1-1 जुलाई के, तो प्रोपोर्शनेटली अपनी सारी चीजें होगी। 2 सवाल अपने को यहां पे पूछा था, ये दोनों अपन ने बना के कर लिए। मैं जीवन में दोस्तों फटाफट आगे चलता हूं। अब आपके पास जो सवाल आ रहा है दोस्तों, एक सवाल आएगा सेक्शन नंबर 65 में। 65 में आपको मैं 2 प्रकार के सवाल कराऊंगा। एक तो ऐसा देखो, पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, जैसे कि मान लीजिए रिच नाम के एक व्यक्ति, के को बोलते हैं भाई पेंटिंग कर लेना। अब के ने एडवांस ले लिया 50,000, बाद में के को पैरालिसिस हो जाता है, तो भैया तो पर्सनल स्किल पर्सनल कॉन्फिडेंस वाला है, सेक्शन 37 के हिसाब से ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि इसको लीगल एक्सक्यूज मिल गया। तो अब ये 50,000 रुपए सेक्शन नंबर 65 के हिसाब से के से वापस आएंगे। दूसरा बोलता है क्या रिच के इसको बोल सकता है, क्या क्या बोलते हैं, ये जो आर्टिस्टिक वर्क है, सॉरी मैं वापस से थोड़ा सा बताता हूं। मैंने ना ये वाली बात जो रिफंड वाली बात है वो दूसरे में आएगा, 65 यहां पे लगेगा। ऊपर में चलता हूं, के मतलब मिस्टर रिच जो है, क्या वो के को बोल सकते? के कौन है पता है क्या? ये जो पेंटर है, आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट, उसका बेटा है मिस्टर के, बराबर है क्या? तो कुछ इस प्रकार की चीजें चल रही, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मिस्टर रिच है, इसको अपने खुद की पेंटिंग बनानी है, बराबर है क्या? वो जाता है किसके पास? सी के पास। सी एक आर्टिस्ट है, सी उसको बोलता है 50,000 रुपए तो 10 सीटिंग में आना पड़ेगा, 3 महीने लगेंगे। ठीक है सर। 6th सीटिंग में मिस्टर सी पैरालाइज हो जाते हैं, जो आर्टिस्ट है, और उनका एक लड़का है के जो अपनी अभी पढ़ाई कर रहा है। तो सवाल आता है कि क्या मिस्टर रिच के को बोल सकते हैं कि भाई तू मेरे को पेंटिंग बना के दे? नहीं, वो पढ़ाई कर रहा है, पर्सनल स्किल पे है, वॉइड हो चुका है। और वॉइड होने के बाद क्योंकि 50,000 रुपए एडवांस एक एडवांटेज में मिला है, तो सेक्शन 65 बोलता है कि आपको वो जो एडवांस एडवांटेज में मिला है वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब बात को ध्यान से समझना, इस पे एक केस और आता है ये वाला कि भाई देखो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 अगस्त को एक्स को 50 टन वाई को शुगर देनी है। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली 10 दिन के अंदर होना चाहिए। 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरे तारीख को फ्लड आ जाता है, और फ्लड में जो रोड वे होता है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो भाई एक्स वाई को सप्लाई नहीं कर पाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाई ने यहां पे 50,000 रुपए एडवांस देके के रखा हुआ था। अब एक्स क्या करता है, जैसे ये फ्लड वड का मामला शांत होता है, 20 अगस्त 2018 को एक्स वापस से ऑफर करता है वाई को कि भैया क्या आज आप शुगर लेना चाहते हो? तो वाई बोलता है कि भैया मेरे को अब जरूरत नहीं है, और कहता है वाई कि आप मेरे 50,000 वापस करो। एक्स कहता है कि साले तूने लिया नहीं तो 10,000 रुपए का डैमेज लगेगा, मैं 40,000 वापस करूंगा। बताइए कौन सही है? सीधी सी बात है, वाई सही है। वाई कोई जानबूझ के तो मना नहीं किया, उसको तो 11 तारीख तक लेना था भाई पूरी की पूरी चीजें।
क्योंकि 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना था। अब वाई इसलिए सही है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो अगर आप सप्लाई करते उसको 10 दिन के अंदर तो वो ले लेता। अब वाई ने जो 50,000 दिया हुआ है वो एक एडवांटेज है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो सेक्शन नंबर 65 के हिसाब से वापस आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें एक झूठ सच वाला एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, बात को ध्यान से समझना भाई। देखो, एक झूठ नाम का व्यक्ति है, वो एग्रीमेंट करता है सच के साथ। सच को बोलता है भाई साहब मैं आपकी गाड़ी लूंगा 5 लाख में, और टोकन अमाउंट दे देता है 20,000 रुपए का, उसके बाद आता ही नहीं है। अब टोकन अमाउंट जो 20,000 का दिया, ये सिक्योरिटी अमाउंट है कि कल को तू नहीं आएगा तो भैया हमने तो किसी और को गाड़ी बेची नहीं, किसी और को बेचते तो शायद ज्यादा पैसा मिलता। ये नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने 20,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था झूठ से। 3 महीने में लूंगा बोला था, साल भर हो गया अभी तक आया ही नहीं है। अब झूठ बोल रहा है मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा 20,000 रुपए वापस करो। क्या सच को वापस करना पड़ेगा? कुछ वापस नहीं करना है सर। वापस तब करना पड़ता है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है सर। क्या यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ? नहीं सर, ये तो ब्रीच हुआ था, ये तो ब्रीच हुआ था। लेकिन मान लो इसी सिचुएशन में 3 महीने में गाड़ी लूंगा आके बोला था झूठ ने, और 3 महीने के अंदर गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जाती है 3 महीने के अंदर ही। तो भाई अब अगर झूठ बोलेगा कि मेरे को 20,000 वापस करो तो करना पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके पास गाड़ी देने के लिए है क्या? तो जो चीज आपके पास जब गाड़ी थी, तो जो चीज 20,000 रुपए को आप सिक्योरिटी डिपॉजिट मान रहे थे, गाड़ी विद इन 3 मंथ डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको एडवांटेज मानेंगे क्योंकि उसके लिए आप कुछ दे नहीं रहे हो। तो अब वो 20,000 वापस ले सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना जरूरी है, तो जाके सेक्शन 65 लगता है, तो जाके आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है सर, यहां तक की चीजें समझ में आई दोस्तों। मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट्स ऑल। सेक्शन 55 भी बस आप अपने हिसाब से देख के जाना, टाइम वाली चीज है। तो दोस्तों 42, 43, 44, 37, 39, 40, 41, आई रिपीट 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, सेक्शन नंबर 55, 56, 65, ये सारे के सारे सेक्शन आपके यूनिट 4 के क्या रहेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड दैट्स ऑल। यूनिट नंबर 5 और 6 में मिलेंगे, दोनों यूनिट को कर लेंगे, छोटे छोटे यूनिट है। मिलते हैं अगले यूनिट में दोस्तों, सुपर पावर हैकाथॉन में, अगले यूनिट में। बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक यूनिट नंबर 5 के महा हैकाथॉन के अंदर। दोस्तों बताना चाहता हूं इसमें मात्र एक ही जगह आपको इंस्टीट्यूट अटका सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वो है सेक्शन नंबर 73। मैं फटाफट उसकी अटकलें आपको बता देता हूं। बाकी 74 और 75 तो बहुत इजी, क्योंकि 74 बात करता है कॉम्पनसेशन, जब आप पेनाल्टी स्टिपुलेट करते हो और ये राइटफुली रिसाइंडिंग को का राइट देता है। तो 74 और 75 इजी। 73 पे चलते हैं भाई साहब। देखो सीधी सी बात करता है, कहता है कब ऑर्डिनरी डैमेज लगेगा और कब स्पेशल डैमेज लगेगा। आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होगा, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी डैमेज का सिंपल मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि नेचुरल लॉस इसको बोलते हैं, विच अराइज फ्रॉम द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग। दूसरी अगर बात करूं स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज यानी कि ऐसा डैमेज जो पार्टी को पता है कि अगर हम ब्रीच करेंगे तो इतना डैमेज होगा। याद रखिएगा, मैंने पहले भी अपने सुपर 80 में बोला है कि स्पेशल डैमेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज्यादा डैमेज मिलेगा। स्पेशल डैमेज का मतलब उतना डैमेज जो पार्टी को पता है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो लॉस होगा। तो स्पेशल डैमेज में डैमेज कम भी मिल सकता है और ऑर्डिनरी में ज्यादा भी मिल सकता है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और एक इसके बाद एक रिमोट लॉस के बारे से बात करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे कि इसमें लिखा है कि भाई एक्स वाई को बोलता है 1000 वाटर बॉटल 5 रुपए में सप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, ठीक है। अब x जो है अब जाता है z के पास और z को बोलता है मेरे को 4.5 में वाटर बॉटल दो, यानी कि x जो है z से 4.5 में वाटर बॉटल खरीदेगा और y को 5 रुपए में बेचेगा, ठीक है सर। z को ये बता दिया जाता है कि भाई साहब मैं तेरे से लेके y के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। z ड्यू डेट पे परफॉर्म नहीं करता है और ड्यू डेट में 5 रुपए 25 पैसे का वाटर बॉटल रहता है। बताइए कितना x कितना डैमेज मांग सकता है z से? तो भैया एक जगह क्योंकि बताया हुआ था तो 5.25 बराबर है क्या? ये मार्केट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई Z को बताया था तेरे से 4.5 पे लेके 5 में बेचूंगा, तो 50 पैसे पर बॉटल यानी कि 500 रुपए। लेकिन अगर नहीं बताया होता तो ऑर्डिनरी डैमेज मिलता। और ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका जो ऑर्डिनरी प्राइस है यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था कितना? 4.5 रुपए माइनस मार्केट प्राइस 5 रुपए 25 पैसे
75 पैसे यानी कि 750 रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के हैं, एक 500 का है और एक 750 का है। मैंने सुपर 80 में भी इसको बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है। बिल्कुल ध्यान रखना कि किसी भी कीमत में स्पेशल डैमेज को ज्यादा डैमेज नहीं मानना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मारुति करके एक मिस्टर मूर्ति है, वो ट्रैवल कर रहे हैं मनाली अपने वाइफ के साथ हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड की बस पे। बस रास्ते पे रुक जाती है, बहुत ठंडी रात रहती है। ड्राइवर सबको बोलता है कि आसपास किसी होटल पे शेल्टर ले लो क्योंकि भाई बस बनने वाली नहीं है। इसकी वाइफ को, जो मूर्ति की वाइफ है, इसको बीमारी, मतलब ये बीमार पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे उतारा गया, उसको ठंड में चलना पड़ा, कोल्ड नाइट में, और होटल पहुंचना पड़ा। मिस्टर मूर्ति जो है हिमालय ट्रेवल्स के ऊपर केस करता है कि भाई पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ, होटल चार्जेस लगे और मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, ये तीन चीज आपको मिलेगी क्या? पर्सनल इनकन्वीनियंस तो मिलेगा क्योंकि आपने ब्रीच किया, होटल चार्जेस में मिलेगा, लेकिन क्या मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा? भाई साहब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट लॉस है। कौन सा वाला लॉस है? इनडायरेक्ट लॉस है। हो सकता है भाई बस में भी आपकी तबीयत खराब हो सकती थी, ठंडा मौसम होगा तो इन दोनों के लिए मिलेगा, क्योंकि क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्पनसेशन हमें इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज के लिए नहीं दे सकते। डायरेक्ट वाला मिलेगा, पर्सनल इनकन्वीनियंस, आपको पैदल चलना पड़ा, होटल के चार्जेस पे करने पड़े, ये आपको रहेगा। अब 73 के बाद दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलना चाहता हूं यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 में देखो, आपको सबको पता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इस पे या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पूरा पूरा, या तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कंटिजेंसी होनी चाहिए कुल मिला के, इफ होना चाहिए, इफ क्लियरली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोलेक्ट्रल इवेंट होना चाहिए तो होगा। मैं आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही चीज वापस से याद दिलाना चाहता हूं, उस पर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा नवंबर 2022 में, ये क्वेश्चन को याद रखना। यहां पे इंस्टीट्यूट ने मिस्टर वाई की एज 21 साल की बताई और बोला कि इसका मेंटल बैलेंस चले गया। तो अब ये मेजर तो है लेकिन ये अनसाउंड माइंड का है, क्योंकि अनसाउंड माइंड का ये इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। तो अब यहां पे इनका जो पड़ोसी है एम नाम का, वो इस व्यक्ति को, वाई को और इसकी ग्रैंड मदर को नेसेसरीज देता है, ग्रैंड मदर को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, और ऐसे करके 15 लाख रुपए का खर्चा बैठता है। 15 लाख रुपए मांगता है किससे? वाई से, इंक्लूडिंग 7 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट जो मदर में लगा। तो चाहे आप इनकैपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करो या इनकैपेबल पर्सन के ग्रैंड मदर को, यानी कि इनकैपेबल पर्सन जिसको बाउंड है, अब ये इनकैपेबल पर्सन है भले, उसकी ही ड्यूटी बनती है ना कि भाई वो ग्रैंड मदर को क्या करेगा? सेवा करेगा। तो दोनों में से किसी को भी आपने दिया, ये नेसेसरी है। और सेक्शन नंबर अपने को 68 बोलता है कि आप इनकी स्टेट से रिकवर कर सकते हो। तो इस पे यही पूछा कि क्या एम सक्सीड होगा? हाँ होगा, लेकिन स्टेट से रिकवर करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना रिकवर कर सकता है? बोले भाई वो तो पूरा का पूरा 15 कर सकता है रिकवर, और कहता है बताओ कैसे करेगा। तो इसमें देखो एक बात लिखी गई थी कि देखो ज्वेलरी 4 लाख रुपए की वहां से वो दे देंगे, बचा हुआ घर बेच के देंगे, ये अज्यूम करते हुए कि घर माँ बाप ने उसको विरासत पे दिया हुआ है। तो नेसेसरी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी आएगा। और क्या आप सूट के लिए हो गए? हाँ बिल्कुल, आप सूट के लिए सक्सेसफुल हो गए। तो ध्यान रखना, कई बार माइनर की जगह वो ऐसे अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति का भी नाम दे देता है, वो भी इनकेपेबल ऑफ क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग है। अब दोस्तों यहां पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं अगला सेशन अभी जो आपका लूंगा उस पर मैं आपको बता दूंगा इंडेक्स के साथ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे। तुरंत मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों फटाफट मैं आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे से तुरंत एक हैकाथॉन दे देता हूं। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले ध्यान देना, सेक्शन 127 बोलता है इंडेमनिटी गारंटी वाला कि भाई देखो, कंसीडरेशन की अगर बात करें तो जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको कोई कंसीडरेशन नहीं मिलेगा तो चलेगा। यानी कि अगर श्योरिटी के गारंटी देने से अगर प्रिंसिपल डेटर को अगर कुछ कंसीडरेशन मिलता है तो वो श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसीडरेशन माना जाएगा। ठीक है। कंटिन्यूइंग गारंटी आपको याद रखना है कि भाई विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ही डेथ होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। जैसे ही आप नोटिस देते हो, श्योरिटी नोटिस देगा तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होगी, पास्ट के लिए नहीं होगी, याद रखना, डेथ और नोटिस। अब दोस्तों 133 से लेके
133, 34, 35, 36, 37 इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहले जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले कहता है वेरियांस, यानी कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस पे वेरियांस कर लेते हैं और श्योरिटी की कोई कंसेंट नहीं लेते, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। जब से वेरियांस हुआ है वहां से याद रखिएगा, जब से वेरियांस हुआ है उसके पहले के जो एक्ट रहेंगे प्रिंसिपल डेटर के लिए, उसके लिए श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। 134 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो भैया भैया कोएक्सटेंसिव होती है ना लायबिलिटी, अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 128 पे कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो कोएक्सटेंसिव होती है। जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है उतना ही श्योरिटी लायबल होता है। तो अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया तो श्योरिटी भी रिलीज। 135 क्या बोलता है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ क्रेडिटर समझौता कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है, उसको टाइम दे रहा है और कह रहा है तेरे को सूट फाइल नहीं करूंगा। तो क्रेडिटर भाई साहब आप समझौता कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो प्रिंसिपल डेटर को, आप उसको बोल रहे हो कि सूट फाइल नहीं करूंगा, तो भाई डिस्चार्ज, प्रिंसिपल डेटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है मतलब उसको टाइम मिल रहा है, उसके साथ आप समझौता कर रहे हो, आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो स्यू नहीं करूंगा, तो इस परिस्थिति में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा, जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके या एग्रीमेंट करके टाइम नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे रहा है, तब डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। ठीक है, 141 के ऊपर बहुत प्रबल संभावना है कि सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना। कहता है देखो, जब श्योरिटी गारंटी दे रहा है उस वक्त क्रेडिटर के पास जितनी सिक्योरिटी रखी हुई है प्रिंसिपल डेटर से ली हुई, उन सारी सिक्योरिटी पे श्योरिटी का भी अधिकार रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर करने के बाद अगर कोई गारंटी क्रेडिटर लेता है, आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर करने के बाद अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी लेता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर करने के बाद अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से कोई सिक्योरिटी लेता है और उस सिक्योरिटी को रिलीज कर देता है, तो श्योरिटी रिलीज नहीं होगा उतने अमाउंट से जितना सिक्योरिटी आपने रिलीज किया, क्योंकि जितनी सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द श्योरिटीशिप, जितनी सिक्योरिटी गारंटी देते वक्त, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त जितनी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास थी, उतने में ही अधिकार रहता है श्योरिटी का, उसके बाद में नहीं रहता है। तो ये 141 को ध्यान से पढ़ के जाना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो एजेंसी है इस पे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है, इस पे इंपॉर्टेंट बताना असंभव के रूप पे है कि मतलब मैं कोई सा भी टॉपिक बोलूं और मान लो उस छोटे से टॉपिक में नहीं आया तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने इसका वन शॉट लिया हुआ है एजेंसी का, मात्र 2 घंटे के अंदर रटवा के, पूरे सेक्शन रटवा के आपको एजेंसी का वन शॉट करवाया। आप उसको जरूर देखिएगा, वहां पे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। रही बात दोस्तों बेलमेंट प्लेज में, अगेन इस पे भी छोटी इतनी सारी बातें हैं। इसका भी मेरा मैराथन रखा हुआ है जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के स्टार्ट में मिल गई होगी, तो इसको भी आपको वहीं से पढ़ना है। इस पे अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, थोड़ा सा डार्कर साइड हो जाएगा, मैं आपको इस पे गुमराह नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत छोटी बातें वे हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेहतर यह कि आप इसको पूरा पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छा हैकाथॉन लगा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, मैं और कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहूंगा। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये हैकाथॉन यानी कि सारे अटकले क्विक में सॉल्व करने में कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, ऐसा लगता है कि यार मेहनत सफल हो गई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सीए फाउंडेशन, लॉ एग्जाम और अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। दिस साइड सीए सर्जन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।